आई फील वेरी सैड फॉर द किड्स जिनके पेरेंट्स उनको प्रेशराइज करते हैं, बिकॉज यू आर डूइंग नथिंग, यू आर जस्ट क्रिएटिंग डिप्रेस्ड सोल्स। कि हमको आईआईटी जो है एक ऐसा गधा बना देता है जिसके ऊपर आप कुछ भी लाद दो, कुछ भी उसके ऊपर लाद दो, वो उसको लेके चल देगा। हम लोग बहुत कोशिश करके एग्जाम वाला कल्चर धीरे धीरे खत्म करना चाहते हैं। हम चाहते हैं बच्चे ने क्लास में पढ़ा, आप उसको सारी किताबें दे दो, ओपन बुक एग्जाम पर जाइए, टेक होम एग्जाम पर जाइए। उसको पता होना चाहिए कि कब कौन सी नॉलेज रिप्रोड्यूस करनी है सही समय पर। मुझे बहुत तरस आता है ऐसे बच्चों पे जो अननेसेसरी प्रेशर में रहते हैं। उनका कॉन्फिडेंस खत्म, उनका समय खत्म, फ्रेंड्स खत्म, स्कूल लाइफ खत्म। इमेजिन 10th के बाद उनका स्कूल ही नहीं रह जाता, सेल्फ एस्टीम कम, सब खत्म। उनको बता दिया जाता है ये है तो जीवन है, वरना कुछ नहीं है। 2 जून की रोटी कमाना करना बहुत बड़ी बात नहीं है, वो हर आदमी कर लेगा। इस तरह का जो ह्यूमन रिसोर्स है वो कर लेगा, लेकिन खुश नहीं रह पाएगा। सो गाइस, आज के इस पॉडकास्ट को ना मैं स्ट्रेस करूंगा स्पेसिफिकली हर एक बच्चे और एक पेरेंट को देखना चाहिए, वो भी एक ब्रॉड माइंड रखकर, क्योंकि बहुत सारे मिसकंसेप्शंस को दूर करेगा बच्चों की परवरिश, उनके करियर और एजुकेशन को लेकर। बेसिकली बच्चों को पेरेंट्स को समझने में जो दिक्कत होती है और पेरेंट्स को बच्चों को समझने में, ये उस पूरे कंफ्यूजन को दूर करेगा। हमारे आज के गेस्ट है आईआईटी टॉपर कपल पंकज और पूजा अग्रवाल, जिन्होंने अपने एकेडमिक करियर में तो टॉप किया, बट इसके बाद इन्होंने रिवर्स इंजीनियरिंग करके वो सक्सेस सीक्रेट्स को दूसरे स्टूडेंट्स में ट्राई करना शुरू किया और उन्हें टॉप करवाया। नतीजा कुछ ये हुआ कि इनके फर्स्ट बैच ऑफ 22 स्टूडेंट्स में से एक बच्चा स्टेट टॉपर बन गया। इसी सक्सेस से फिर इनके एक नए विजन का जन्म हुआ, इंडिया के मीडियोकर एजुकेशन सिस्टम को आईआईटी लेवल के स्टैंडर्ड्स तक लेके जाना। जैसे आईआईटीज एक स्टूडेंट को सिर्फ रट्टू तोता नहीं बनाते, बल्कि एक ऑलराउंड डेवलपमेंट कराते हैं, वही फैसिलिटी और वही एनवायरनमेंट हर एक बच्चे को मिलना चाहिए, यही इनका विजन था, जिस पर काम करके इन्होंने श्री राम स्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी बनाई, जिसमें आज 12,000 प्लस स्टूडेंट्स पढ़ के एक्सीलेंस हासिल कर रहे हैं। सो ये पूरी जर्नी कैसी रही और वो सक्सेस सीक्रेट्स क्या है जो इन्होंने अपने आईआईटी और पेरेंटिंग की जर्नी में सीखे, ये आज रिवील करेंगे हमारे व्यूअर्स के लिए। सो स्टे ट्यून्ड एंड वॉच टिल द एंड दिस वेरी इंसाइटफुल पॉडकास्ट। आप दोनों आईआईटी बैकग्राउंड से आते हो और अभी आप एक अच्छा खासा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट रन कर रहे हो जो कि बहुत ही फेमस है और स्टूडेंट्स को बहुत अच्छा वैल्यू दे रहा है, एजुकेशन दे रहा है। स्टार्ट हुआ था लेकिन 21 स्टूडेंट्स से और अब जाके आई थिंक 15,000 स्टूडेंट्स हो चुके हैं इस एजुकेशन इंस्टीट्यूट में। सो आईआईटी बैकग्राउंड से आकर ये स्टेप काय को लिया गया? बिकॉज मोस्टली लोग क्या करते हैं, आईआईटी की डिग्री अगर आ जाती है तो वो कहीं अब्रॉड सेटल होने की सोचते हैं, बिकॉज आपको राइट ऑफ द बैट एक हेफ्टी पैकेज मिलता है। सो हाउ डिड दिस जर्नी गो, कैसे स्टार्ट हुआ और कैसा रहा सफ़र 21 स्टूडेंट से अभी 15,000 स्टूडेंट्स तक का? मुझे लगता है कि हम लोग दोनों, मैं और पूजा जो है, हम लोग आईआईटी कानपुर में ही मिले और अपनी 12th की एजुकेशन के बाद जैसे वहाँ पहुँचे और जहाँ तक मेरा है, हम लोग सपने बहुत देखते थे और मुझे लगता है उन सपनों को पंख जो है, जब हम दोनों मिले तो उन सपनों को ही पंख लग गए। और हम लोग मारवाड़ी परिवार से आते हैं, तो ये सब चीज़ें बताना इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि बहुत सारे जो सवालों के जवाब इससे मिल जाते हैं। और कभी भी उस उम्र में भी, जो एक छोटी सी उम्र 22-23 साल में जब आप ग्रेजुएट करते हैं, तो उस उम्र में भी ये विचार कभी भी मन में नहीं आता था कि हम विदेश जाएं। हमको हमेशा ये लगता था, और हमारे एक प्रोफेसर भी थे डॉक्टर ASR साई, जिनके अंडर में हमने अपना एक दूसरा गोल्ड मेडल पाया, वो भी हमको ये सिखाते थे कि अगर आपकी एजुकेशन का सही मायने में जो है, आप मुझे एक तरह से गुरु दक्षिणा तब दे पाओगे कि अगर आप जॉब्स क्रिएशन कर पाओ, अगर आप अपने देश के लिए कुछ कर पाओ। और मुझे लगता है कि वो विचार जो था उनका, वो हम दोनों के मन में और हमारे जो अपने सपने थे उसमें एक तरह से कोहेरेंस आई, और उसी के आगे बढ़ते हुए हम लोगों ने इस तरह के एवेन्यूज़ देखना, खोजना शुरू किया। और उसी कड़ी में इनफैक्ट हम लोगों ने अपनी स्कॉलरशिप्स थी, पूजा के पास ओवरसीज़ जॉब्स थे, बाहर पढ़ने के ऑप्शंस थे, ये सब हमने छोड़ के हमने एक इंडिया में जो भी जॉब मिला हमको, अपने जो हमारा होम टाउन है लखनऊ, उसके पास में दिल्ली में हमने जो है इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड में हमको जॉब मिला, वहाँ पे हमने जॉब ली। और उसका पर्पज़ एक्चुअली जॉब करना नहीं था। मैं अपने ख़ानदान में और पूजा अपने पूरे परिवार में, पूरी फैमिली ट्री में पहले लोग हैं जो नौकरी के लिए गए, बट वो केवल 6 महीने चली और उसका पर्पज़ ये था कि हम लोग एवेन्यूज़ सोच रहे थे कि क्या करें, क्योंकि ये सबसे बड़ा सवाल होता है। परिवार में हमारे बिज़नेस होता था, लेकिन चूंकि इस तरह का नहीं था, तो हम लोग यही एवेन्यूज़ सोच रहे थे कि अब करना क्या है। और इसी बीच में बहुत सारे लोगों से बात की, बहुत सारे लोगों से इनपुट्स भी मिले, और उसके बाद हम लोगों ने ज़ीरो इन किया कि देश को, इस समाज को अगर आगे बढ़ाना है, और सबसे सेटिस्फाइंग जॉब जो होता है, मैं अपने बड़ों से हमेशा सुना करता था, हम दोनों अक्सर बात भी करते थे कि पढ़ाना लिखाना जो है ये एक एम्परर का जॉब है। हमने एक स्टोरी
स्टोरी सुनी थी कि शाहजहाँ को जब बंदी बना लिया था औरंगज़ेब ने, तो उससे पूछा था कि भाई दिन भर समय व्यतीत करने के लिए आपको क्या करना है, तो उसने बोला था कि भाई मेरे पास कुछ बच्चों को भेज दिया करो, मैं उनको पढ़ा लूँगा। सो मतलब कहने का मतलब ये है कि वो ईगो और वो जो आपके मन की शांति है, सेटिस्फैक्शन लेवल है, वो एक एम्परर का भी जो है वो टीचिंग और पढ़ाने के माध्यम से उसको सेटिस्फैक्शन होता था। तो हम लोगों ने यही सोचा कि इसी के माध्यम से हम लोग आगे बढ़ते हैं। काफ़ी मुश्किल काम था, क्योंकि कारण ये होता है कि आज की भी दुनिया में भी हमेशा ही आपके आसपास के लोग क्या कर रहे हैं ये आपको बहुत ज़्यादा ड्राइव करता है। पीयर प्रेशर जिसको कहते हैं। हमारे दोस्त, हम मित्र जो भी हम लोग जिस जगह से पढ़े थे, वो सब बहुत बड़ी बड़ी जगहों पे लगे हुए थे, बहुत अच्छा कर रहे थे। हिंदुस्तान के बेस्ट ब्रेन्स जो हैं वो IIT में जाते हैं और सभी लोग बहुत बेहतर कर रहे थे। और हम लोगों को, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप में आपको भी मालूम है कि शुरुआत बहुत छोटे से होती है, तो हमने और पूजा ने जब डिसाइड किया फिर लेकिन मुझे लगता है दिशा खोजना जो है सबसे मुश्किल काम था। उसको पाने के बाद जो हम लोगों के वैल्यू सिस्टम थे, जिस तरह से हमको पढ़ाया था, जिस तरह के हमको संस्कार मिले थे, तो उसके पीछे हम लोग पूरी तरह से जुट गए और 21 बच्चों से हमने अपनी जर्नी शुरुआत की। और उसके बाद उस फील्ड में जो बेहतर से बेहतर हो सकता था, जैसे मैंने कहा ना कि हम सपने देखते थे, तो हमारा सपने में IIT था, IIT से शुरुआत की थी। वहीं हम एक तरह से हमारा दूसरा जन्म जो था, इस असल दुनिया का जन्म जो है वो IIT से ही हुआ था। तो वही सपना हमने वहाँ से देखना शुरू किया और फिर वहाँ से बढ़ते चले गए। बस एक फ़र्क हम दोनों ने मिलकर ये ज़रूर किया कि IIT में जो है बेस्ट ऑफ ब्रेन्स जाता है और उसमें से उसको और आप निखार के जो है सोने का कुंदन बना के देते हैं। लेकिन हम लोगों ने जिस सामाजिक परिवेश में थे, हम लोगों ने उत्तर प्रदेश विश्व का 7वां बड़ा देश होता अगर अकेला होता, 25 करोड़ लोग हैं, तो हमने कहा इस प्रदेश में, इस शहर में और आसपास में क्या वैल्यू हम ऐड कर पाएँ, किस तरह से स्टूडेंट्स को बेहतर से बेहतर बना पाएँ। इसके लिए जो है हम एक तरह से हमने एक मुहिम छेड़ दी अपने इंस्टीट्यूशन के माध्यम से, और उसी का ही कारण है कि आज हम उन 21 बच्चों से 15,000 बच्चों पे पहुंच पाए हैं। सो ये स्टार्टिंग के टाइम पे पहले तो आपने जैसे कहा पीयर प्रेशर, राइट? तो आप 21 बच्चों से स्टार्ट कर रहे हैं, और क्या वो विजन आपके पास पहले से ही था कि ये इतना बड़ा एक इंस्टीट्यूट हम बनाएंगे जहाँ पे हम एक पर्टिकुलर अनएड्रेस्ड नीड को सर्व कर पाएंगे? तो पहली चीज़ तो क्या वो विजन आपके पास पहले से ही था कि इस बड़े लेवल पे स्केल हो सकता है? बिकॉज आप अगर सैक्रिफाइस कर रहे हैं कि आपको कोई भी अच्छा जॉब मिल सकता था फॉरेन में, तो एक विजन ज़रूर रहा होगा बीइंग अ ड्रीमर। नंबर 2, आपने वो क्या अनएड्रेस्ड नीड देखा उस वक्त जो आपको लगा कि ये मेरा पर्पस हो सकता है इसको सर्व करना? बिकॉज हर एक जैसे ये चैनल काफ़ी सारे एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स भी देखते हैं, तो वो किस तरीके का अप्रोच रख सकते हैं? बिकॉज अगर आप कोई चीज़ को, कोई इंडस्ट्री में जाते हैं, तो वहाँ पे आप कुछ ना कुछ आपको एक रियल वैल्यू क्रिएट करना पड़ेगा, सम अनएड्रेस्ड नीड को बहुत अच्छे तरीके से आपको पूरा कर पाना पड़ेगा, तभी जाके आप 20 से 5,000, 10,000, 15,000 जा सकते हैं। तो इस केस में क्या था? तो मुझे लगता है कि हम और पूजा जो है ये जो सपने हैं इनके बारे में डिस्कस करते थे, और मुझे लगता है इसका गुड़ जो है, इसका की जो है, जो हम अर्जुन की हमेशा एक स्टोरी सुनते हैं कि अगर आपको मछली की आँख को भेदना है अगर ना, तो आपको उसके अलावा कुछ नहीं दिखना चाहिए। बिल्कुल। तो मैंने कहा ज़रूर आपसे पीयर प्रेशर या डाइवर्जेंस थे लोगों का चारों तरफ, लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ कि जैसे आप ये ऑडियो जो है रिकॉर्ड कर रहे हो, तो इसमें जितनी नॉइस है, नॉइस कैंसिलेशन जिस तरह से हम लोग आ सकते हैं, तो हम और पूजा को उस समय सिर्फ जो हम लोग कर रहे थे इसके बियॉन्ड कुछ भी नहीं दिखता था। और आप विश्वास नहीं करेंगे, उस समय हम लोग सुबह उठने के साथ और रात को जब झपकी आ जाती थी, उस समय तक हम लोग सिर्फ और सिर्फ उन 21 बच्चों के लिए सोचते रहते थे। और मैं आपको फिर इसी बात का विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आज भी हमारा दिन इन्हीं हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, मुझे लगता है ये हमारे एक तरह की एक जीवन स्रोत है इस तरह का, वही जीवन धारा ही हमारी उनके बियॉन्ड चलती रहती है। और शायद उसी का कारण है कि ईश्वर ने जो है हमको रोज़ हर दिन प्रतिदिन जो है हमारे स्टूडेंट्स के माध्यम से, हमारे जो रामस्वरूप परिवार जिसको हम कहते हैं, जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन सब के माध्यम से जितनी हम मेहनत करते हैं उससे कई गुना जो है पलट के हमको वापस मिलती रहती है। सो वो 21 बच्चे, मैंने सुना था, जैसे मैंने पता किया आपके बारे में, तो वो 21 बच्चों में से एक पर्सन आपके फर्स्ट बैच में ही वो यूपी का टॉपर बन गया, राइट? विच इज़ फैसिनेटिंग। मतलब ये दिखाता है कि आपने कुछ तो बहुत ही अच्छा किया था टीचिंग को लेकर, प्रॉबेबली जो IIT से जो आप लोग ने सीखा होगा अपने एकेडमिक करियर में, वो चीज़ों को आपने, वही सिस्टम्स और स्ट्रैटेजीज को यहाँ पर भी एम्प्लॉय किया होगा। तो ये कैसे हो पाया? बिकॉज आई थिंक ये किसी भी कोचिंग क्लास के लिए एक ड्रीम है, फर्स्ट बैच में ही एक बच्चा स्टेट टॉपर बन जाए। सो जैसे कि पंकज ने कहा कि वी वर ड्रीमर्स एंड ऑल दैट, लेकिन एक बात हमें पता थी कि आपको रियलिटी चेक रखना चाहिए। शायद इसीलिए जो हमारी टैगलाइन है
वो ड्रीमिंग के अबाउट नहीं है, इट्स अबाउट द टैगलाइन इज चेज रियलिटी ड्रीम्स विल फॉलो। मीन्स आप धरातल पर रहो, आपकी जो सच्चाई है पहले उसे अपनाओ और सपने अपने आप पूरे होंगे। इसका ये मीनिंग है, सपनों के पीछे भागना नहीं है, आप धरातल पे रहेंगे, मेहनत करेंगे, सपने पूरे होंगे। इस कॉन्सेप्ट को लेते हुए हमको मालूम था कि जिस तरह के स्टूडेंट्स हमको शुरू में मिल रहे हैं, जिस तरह का रिसोर्स हमको मिल रहा है, वो इट इज़ नॉट IIT और इट इज़ नॉट वर्ल्ड क्लास, वेरी फिल्टर्ड, वेरी नेसेंट एंड वेरी रॉ हमको जो चीज़ मिल रही है। लेकिन मज़ा तो तभी है जब हम उसमें बदलाव ला सकें। आपको क्रीम लेयर मिल जाए और आप बदलाव लाओ, उसमें उतना मज़ा नहीं है। सो वी बिलीव्ड इन वैल्यू एडिशन, वी बिलीव्ड इन प्रोसेस ड्रिवन गेम। तो हमने जो भी मेहनत करी इन 21 बच्चों पर, उसके बाद फिर हमारा इंजीनियरिंग का पहला बैच आया, UPTU से एफिलिएटेड हुआ, उसमें हमने कोशिश करी कि जो हमारी ट्रेनिंग हुई है IIT में, क्योंकि आप देखिए कि इस काम को शुरू करने से पहले हमारा दिल और दिमाग एक ही बात कहता था, एजुकेशन। क्वालिफिकेशन के नाम पर हमारे पास एजुकेशन थी और दिल में एक बहुत इच्छा थी कुछ बदलाव लाने की। तो जो बात आपने कही कि आपने गैप कहाँ देखा, बहुत बड़ा गैप है। एजुकेशन सिस्टम को पूरी तरह से क्रश कर दिया गया है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। पीछे आप हिस्ट्री उठाकर देखें, कभी हम शहंशाह थे एजुकेशन सिस्टम में, फिर बीच में इतना सब हुआ और उसके बाद मुझे लगता है कि अब वो समय आ गया है कि हम बदलाव ला सकते हैं। नई जनरेशन भी इसमें साथ देती है। सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि अब सोशल मीडिया के थ्रू लोग सवाल करने लगे हैं। जब आप सवाल करते हैं तो आप जवाबों की इच्छा रखते हैं और वहीं से आपकी लर्निंग शुरू होती है। सो दैट द होल प्रोसेस ऑफ अनलर्निंग एंड लर्निंग प्रॉबेबली हैज़ स्टार्टेड विद सोशल मीडिया एज अ वेरी वेरी बिग टूल। यहाँ पर इन बच्चों के साथ हमने वही काम किया। IIT में जिस तरह के हमने सिस्टम देखे, जो प्रोसेसेस देखे, उसमें हमने अपने टीचर्स को ढाला, उनको एक कॉन्सेप्ट दिया कि हाँ ट्यूटोरियल्स ऐसे कराए जाते हैं, छोटे बैचेस में कराते हैं जहाँ बच्चों की प्रॉब्लम एड्रेस करते हैं, नया कुछ नहीं पढ़ाते हैं। सरप्राइज़ क्विज़ एक चीज़ होती है जिसमें कि आप क्लास में बच्चे मेंटली एंड फिजिकली प्रेजेंट हैं कि नहीं, उस चीज़ को चेक करते हैं। तो आपने पढ़ाया और इमीडिएटली आप 5 मिनट की क्विज़ दीजिए बच्चे को, उस बच्चे को मेंटली फिजिकली वहाँ होना है, तभी फ़ायदा है। तो आप अगर बिल्कुल मुद्दे की बात करें कि पढ़ाई का क्या उसका आउटकम क्या है, उसका आउटकम ये है कि आप कुछ टेक अवे हो आपके लिए। केवल क्लास में बैठना, अटेंडेंस करना इज़ नॉट द टेक अवे, केवल डिग्री लेना इज़ नॉट द टेक अवे। द टेक अवे इज़ दैट समथिंग शुड गेट इनसाइड एंड इट शुड कम आउट एट द डिज़ायर्ड टाइम। दैट इज़ द टेक अवे। और आप कुछ चीज़ मेमोराइज भी अगर कर रहे हैं, आप उसको सही समय पर रिप्रोड्यूस कर सकें, दैट इज़ द टेक अवे। तो हमने ये बेसिक्स इंटैक्ट रखे और इन्हीं बेसिक्स के साथ, उन प्रोसेसेस के साथ, उस पूरे बैच को एज अ चैलेंज ट्रीट किया कि अगर ये बच्चे हमें मिलेंगे तो हम इनके साथ कितनी मेहनत करके कहाँ तक ले जा सकते हैं। एंड भगवान की दया से पहला बच्चा टॉपर जब निकला तो शायद हम दोनों ही बैठ के रोए होंगे उस दिन खुशी में कि हम कुछ कर पाए। और वो मेरे ख्याल से एक टर्निंग मोमेंट था रामस्वरूप परिवार के लिए कि लोगों में उसकी बात चर्चा शुरू हो गई कि ऐसा कौन सा नया कॉलेज है, क्यों हो रहा है वहाँ, क्योंकि बच्चों को खाली ही नहीं छोड़ा हमने। आए हो कैंपस में तो हमारी जिम्मेदारी है, जैसे आप अपने बच्चे की जिम्मेदारी लेते हैं ऐसे आज भी हम अपने हर स्टूडेंट की जिम्मेदारी लेते हैं। तो शायद यही सोच और इसी मेहनत से वो चीज़ हो पाई। सो लाइक डेफिनेटली एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। बट अभी लेट्स से कि अभी आप लाइक अपने 21 के बैच से स्टार्ट किया, अभी ये स्केल हो चुका है काफ़ी लेवल पे, और आप अभी भी कह रहे हैं कि मतलब हम ईच एंड एवरी बच्चे पे मेक श्योर करते हैं बिकॉज इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो उनको गाइडेंस मिले। सो आखिर ये कैसे पॉसिबल है, मतलब ये किस तरीके से प्रोसेस ड्रिवन बनाया गया है, की फोकस पॉइंट्स क्या है जिसके थ्रू ये हो पा रहा है? मुझे लगता है कि ये बहुत मुश्किल नहीं था वैसे, जैसे क्योंकि ये ग्रोथ जो थी बहुत ही ऑर्गेनिक ग्रोथ थी। तो हमारे साथ जब हमने शुरुआत की थी 3 फैकल्टी मेंबर जुड़े थे, और मैं ये बताने में मतलब गर्वित महसूस करता हूँ कि उनमें से एक मैडम थी, उनकी शादी होगी, बाकी 2 आज भी हमारे साथ हैं। तो ये बताने का पर्पज़ यहाँ पर ये है कि हम दोनों ने मिलकर जब प्रोसेस ड्रिवन चीज़ें होती हैं तो बहुत ज़्यादा लोगों को सबको मालूम होता है कि हमारी और पूजा की सोच क्या है, हम क्या करना चाहते हैं, जो भी डिसीजंस हमारे होते हैं उसका क्या आउटकम चाहते हैं। तो प्रोसेस ड्रिवन में हर बार जो भी हमारी टीम है उसको ये नहीं सोचना पड़ता कि आज जो है हम लोग क्या सोच रहे हैं, उनको मालूम होता है कि ये इनको आउटकम चाहिए तो ऑब्वियसली इसके लिए वही चाहिए होता है। सो एज अ रिजल्ट क्या हुआ कि हमने इतने वर्षों में अपने बहुत सारे क्लोन्स जो है वो पैदा कर दिए, एक तरह से मैं कहूँगा अगर उसको नॉर्मल भाषा में कहें। मुझे लगता है एक चीज़ और जो की फैक्टर रही है इस 21 को 15,000 आज की डेट में पहुंचाने में, कि हम दोनों ने अपनी स्ट्रेंथ्स पे प्ले किया।
हम दोनों को पता था कि ठीक है पंकज को ये पसंद है और मुझे ये पसंद है. पसंद केवल ज़रूरी नहीं होता है, आप किस चीज़ में सहज हैं, किस में कंफर्टेबल हैं. यू शुड प्ले ऑन योर स्ट्रेंथ्स. सो वी हैड अ वेरी क्लियर कट डिवीजन ऑफ वर्क. शुरू से ही हमने बहुत एक क्लियर कट डिवीजन रखा कि ठीक है ये काम तुम्हें संभालना है, ये मुझे संभालना है, क्योंकि दोनों ही काम ज़रूरी हैं. और उसमें हम दोनों के काम करने में जो एक सहजता आई, उससे बहुत अच्छा एक प्रोडक्टिव आउटकम निकल कर आया. एक चीज़ मुझे लगती है कि जो होना चाहिए वो करना सबसे आसान होता है. अब अगर एक बच्चा क्लास में गया है तो बाहर निकले तो वो कुछ सीख के निकले. ये होना चाहिए. अब ये कैसे होगा? ये तभी होगा जब क्लास इंटरेस्टिंग होगी, टीचर अच्छे से पढ़ाएगा, आई कांटेक्ट बनाकर रखेगा, उसकी आवाज़ आखिरी तक पहुंच रही है. आपको सुनने में लग रहा होगा ये बहुत माइक्रो मैनेजमेंट है, बट दिस इज़ व्हाट वी वांट. यही होना चाहिए. यही होना चाहिए. लैब में क्या होना चाहिए? बच्चा गया है, उसको मज़ा आए काम करने में, एक्सपेरिमेंट, इंक्विजिटिवनेस है, वो नई नई चीज़ों को देख रहा है, सीख रहा है, 4 सवाल लेके जा रहा है. ये होना चाहिए. सो वी हैव वर्कड ऑन दिस कॉन्सेप्ट कि क्या होना चाहिए. ऐसा नहीं कि बस आए, कुछ भी अटेंडेंस लगाई, चले गए. वो नहीं होना चाहिए. तो आप एक बेसिक रूल दिमाग में रखिए कि इसका आउटकम क्या चाहिए हमको. आउटकम ये चाहिए, उसके लिए ठीक है वी विल डिवाइज अ सिस्टम अकॉर्डिंगली. इट मेक्स लाइफ वेरी ईजी एंड सॉर्टेड, एंड दैट इज़ द रूल वी हैव मेड फॉर एवरीथिंग दैट वी डू. सो पर्सनली लाइक जिस तरीके से मैं देखता हूँ एजुकेशन सिस्टम को, तो जैसे आपने कहा होना चाहिए, मुझे हमेशा से ऐसा लगता है कि एजुकेशन सिस्टम में ना 2 बड़े प्रॉब्लम्स हैं और वो 2 प्रॉब्लम्स फिक्स होना चाहिए. तो जैसे एक प्रॉब्लम तो ये है कि एजुकेशन सिस्टम में जो टिपिकली सिखाया जाता है वो सारा रोट लर्निंग होता है, और वो बहुत बार ये जो आज के ज़माने में प्रैक्टिकली काम आने वाले जो स्किल्स होते हैं उस पर बात ही नहीं होती. सो बहुत सारे स्किल्स है राइट, प्रैक्टिकली जो काम में आते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल कम्युनिकेशन स्किल्स हो गया, आपका रिसोर्सफुलनेस हो गया, ठीक है, आपके एक टीम को साथ में लेकर काम करने का आपका एबिलिटी हो गया कि आप टीम को कैसे लीड कर रहे हो. इमोशनल इंटेलिजेंस हो गया राइट, लोगों से आप इंटरैक्ट कैसे कर रहे हो, एम्पैथाइज कैसे कर रहे हो. सो ऑल दीज थिंग्स दे आर नॉट टॉट, बट जैसे मैं अपने लाइफ में देखता हूँ तो ये चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है. आज तक लाइक जो टिपिकल जो चीज़ें होती है जो हमें पढ़ाई गई है वो मेरी लाइफ में कभी भी काम में नहीं आए, जो स्कूल्स में पढ़ाई गई, बट ये चीज़ें डेली काम में आता है. फाइनेंस एजुकेशन एक चीज़ हो गया. दूसरा बड़ा प्रॉब्लम एजुकेशन सिस्टम में है वो है कि जो हमें सिखाया जाता है फॉर एग्जाम्पल कुछ सब्जेक्ट्स में से हिस्ट्री, तो मुझे ऐसा लगता है कि पर्सनली वो मतलब हमें डिसएम्पावर करता है कई बार. मतलब हमारी जो इंडियन सिविलाइजेशन रही है वो एक बहुत ही प्रॉस्पेरस सिविलाइजेशन रही है, पावरफुल, नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड रहा है राइट. बहुत सारे अगर आप देखेंगे तो कंट्रीज में, जैसे स्पेन फॉर इंस्टेंस, वहाँ के रिलीजन्स बार बार बदले राइट, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, बट हमारे देश में ऐसा कभी नहीं हुआ. तो वो हिस्ट्री जो गौरवपूर्ण हिस्ट्री है, हमने बहुत सारे इन्वेडर्स को फाइट किया कट थ्रोट बैटल्स में, उसके बारे में नहीं बताया गया. ये दिखाया गया कि हम इनसे कॉलोनाइज हुए, फिर हम इनसे कॉलोनाइज हुए. तो आई थिंक ये चीज़ नहीं होना चाहिए, बिकॉज इस पर एक देश का एक पूरा का पूरा एक आत्मविश्वास टिका हुआ है हर एक बच्चे का. जैसे हमने ये प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस किया कि बहुत सारे लोगों को जाना होता है फॉरेन. क्यों जाना होता है? बिकॉज कहीं ना कहीं वो इंडिया को इन्फीरियर समझ रहे हैं, सोच रहे हैं कि यहाँ पे इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं है. वो ये नहीं सोच रहे कि यहाँ पर भी हम उतनी ही कोशिश करें तो उसी लेवल की अपॉर्चुनिटी हमें मिल जाएगी राइट. और आई थिंक लाइक आप ही लोग सबूत हो उस बात का कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कम नहीं है राइट. सो ये जो मुख्य प्रॉब्लम है जो होना चाहिए, क्या लाइक आपका एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो है वो इन प्रॉब्लम्स को डील कर रहा है? अगर वो इन प्रॉब्लम से डील कर रहा है तो आखिर कैसे? बिकॉज मेरे चैनल के थ्रू तो मैं यही करना चाहता हूं. नहीं, बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मुझे लगता है कोर यही है. जैसे आजकल आप मेडिकल साइंस में ले लीजिए तो हर चीज़ का सुपर स्पेशलाइजेशन आ गया है, हर चीज़. और अगर आप भारत के इतिहास में जाएँ तो आयुर्वेद पे काम करते थे और वहाँ पे कफ वात पे केवल 3 चीज़ें थी और बताया जाता था कि हर चीज़ उस पर बेस है. तो मुझे लगता है जो आपने बातें कही हैं ये 2 कोर बिंदु हैं. तो पहला बिंदु के लिए मैं कहूँगा कि हमने अपने परिवार में, रामस्वरूप परिवार में, इसका एक बहुत ही सिंपल सा सिस्टम डिवाइस किया. सबसे पहला तो जब मैंने परिवार बोला, हम लोग जो भी एक्टिविटीज़ थी अपने कॉलेज की, स्टूडेंट्स की, टीचर्स की, जितनी भी हमारी एक्टिविटीज़ हैं, हमने सबसे पहले उसके अंदर जो कंपार्टमेंटलाइजेशन होता है, लोगों को विभिन्न क्लासेस में, विभिन्न ईयर्स में बांटना, ये बंद कर दिया. तो हमारे यहाँ बहुत सारे को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं. जो कुछ भी होता है, चाहे पढ़ाई हो, चाहे कल्चरल फेस्ट हो, चाहे टेक्निकल फेस्ट हो, चाहे स्पोर्ट्स फेस्ट हो, चाहे आपकी हॉबीज़ हो, चाहे सिर्फ मौज मस्ती हो, क्योंकि वो भी बहुत ज़रूरी है उस स्टूडेंट लाइफ में. सो हमने उन सब चीज़ों के लिए जो है ये बैरियर्स ख़त्म किए. इन बैरियर्स को कहने का मतलब ये है कि हमारी जितनी भी एक्टिविटीज़ थी वो आप अपने क्लासरूम से निकल के
यू विल मेक अ ग्रुप ऑफ लाइक माइंडेड पीपल, जिसमें अगर मैं कंप्यूटर साइंस का हूं तो जरूरी नहीं है कि मैं कंप्यूटर साइंस थर्ड ईयर के बच्चों के साथ रहूंगा, क्योंकि अदरवाइज मैक्सिमम टाइम आप उन्हीं के साथ स्पेंड करते हो, तो आप एक ही इकोसिस्टम में घूमते रहते हो और उसी तरह की बातें वो कॉमन सर्किट में आप केवल घूमते रह जाते हो। हमारे यहाँ इस तरह का नहीं होता, तो सब जो उसके अंदर सभी तरह के लोग हैं, लॉ के बच्चे भी होंगे, अंडर ग्रेजुएट भी होंगे, पोस्ट ग्रेजुएट भी होंगे, पीएचडी वाले लोग भी होंगे। सो जब इन एक्टिविटीज़ के अंदर बिसाइड्स योर क्लासरूम स्टडीज जब साथ में आप बैठते हो, करते हो, एंड जब आप अपने दिल के करीब वाली जिनको हॉबीज़ हम कहते हैं, वो चीज़ें करते हो, तो आपके गार्ड जो होते हैं वो डाउन हो जाते हैं। जब इस तरह के लोगों के बीच में करके जब आप अपना बेस्ट परफॉर्मेंस, बेस्ट का मतलब जिसमें आपको सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है, जिसमें आप सबसे ज़्यादा सहज होते हो, जब इन एक्टिविटीज़ को करते हो, तो आपका जो बिल्कुल अंदर का जो इंसान होता है वो सबके सामने उजागर होता है। और मुझे लगता है कि वो सेंसिटिविटी जो है आपको ये सब चीज़ें जो आपने चैलेंज बोले वो सिखाती है, और यही रामस्वरूप का सबसे बड़ा यूएसपी। बहुत सारे लोग आज चूंकि इस क्षेत्र में हम लोग अच्छा कर रहे हैं, उन्होंने कोशिश की, हम लोग को बताने की कोशिश करते हैं कि व्हाट मेक्स अस डिफरेंट। मुझे लगता है कि इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज की वजह से, इन सारी एक्टिविटीज़ को जो हम सब मिल के साथ में मनाते हैं, इनकी वजह से मुझे लगता है कि एक रामस्वरूप के जो ब्रांड है उसमें खुशी का एक माहौल रहता है। हम लोग हैप्पीनेस क्वोशेंट की बात करते हैं, लोग खुश रहते हैं, अपने मन की चीज़ें कर पाते हैं, और इसी के साथ साथ पढ़ाई भी साथ साथ करते हैं। मैं इसी तरह की बात कहता हूँ कि पढ़ाई भी चूंकि वो भी बहुत ज़रूरी है, और इसी वजह से जो भी स्टूडेंट्स इस तरह की को करिकुलर एक्टिविटीज़ की, जैसे हम डीजे भी ऑर्गेनाइज करते हैं, लेकिन वो डीजे भी ऑर्गेनाइज्ड वे में रहता है। आपको अगर करना है तो आप खूब नाची कूदी। मैं अभी आपके साथ डिस्कस करता कि होली का त्यौहार जब होता है तो हमने जनरली देखा है स्कूल कॉलेजेस में एक हुलिगन सा माहौल बन जाता है, कहीं दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, कोई छुप रहा है किसी के बेचारे के कपड़े पर। हमने आज से 23 साल पहले जो है एक सिस्टम डिवाइस कर दिया था कि हम कॉलेज की तरफ से होली मनवाते हैं बच्चों को, और जो उनको चाहिए, फिर उसमें वो जो है हर चीज़ में मॉरल प्रीचिंग और टीचिंग नहीं रहती है। मैं उनको ये नहीं बताता हूँ कि मेरी तरह से मनाओ, मैं उनको उन्हीं की तरह से मनाने के लिए ऑप्शन देता हूं। मैं उनको 3 तरह के इंक्लोजर देता हूं कि भाई एक में लड़के मना रहे हैं, एक में लड़कियां मना रही हैं, एक में लड़कियां मना रहे हैं। जो आपको चाहिए सब कुछ हम देंगे, आप अपने तरीके से मनाओ, गाना बजाना सब। जब जिस दिन आपको सबसे पहले जो आपके सामने आया है, जो स्टूडेंट्स हैं, जो आपके स्टाफ हैं, जब उसका विश्वास आपके ऊपर हो जाता है, जिस दिन उसको ये महसूस हो जाता है कि आप उसके लिए सोच रहे हो, तो वो फिर आपके लिए पूरी तरह से जो है डिवोट हो जाता है। मुझे लगता है यही कारण है कि हमने हमेशा, चाहे हमारे स्टूडेंट्स हों, चाहे हमारे टीम मेंबर्स हों, हमने उनसे बेस्ट पॉसिबल जो उनकी परफॉर्मेंस है, उन्होंने हमेशा उससे बढ़ के चढ़ के अपनी परफॉर्मेंस दी है, अच्छे से अच्छा जो है परफॉर्म किया है। और हमें बाहर की दुनिया में इसके रिजल्ट्स हमेशा देखने को मिले। आप केवल एक नंबर्स की बात कर रहे हो, बट मैं आपको बता सकता हूँ कि ये स्टूडेंट जब जाते हैं तो रीजन में कहीं पर भी किसी तरह के कोई प्लेसमेंट्स होते हैं तो रामस्वरूप के नंबर्स हमेशा सबसे ज़्यादा आते हैं। हम कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ क्यों बनाते हैं? हम बनाते हैं ताकि बाहर निकलकर एक बच्चा सोसाइटी में जाए, एक अच्छी लिविंग करे, अच्छा पैसा कमाए और एक अपनी फैमिली को एक सभ्य तरीके से रेज करे। यही ऑब्जेक्टिव है लाइफ का, और जो मैंने कहा होना चाहिए, यही होना चाहिए, राइट? तो स्कूल कॉलेज में, और जैसे आपने कहा यूनिवर्सिटी लेवल पर भी, स्टूडेंट्स के अंदर जो एक सॉफ्ट स्किल कॉम्पोनेंट है, जो कि गुरुकुल सिस्टम की अगर हम बात करें तो हमारी कोर वैल्यू सिस्टम पे वो सबसे ज़्यादा काम करते थे। गुरुकुल सिस्टम के बारे में अगर आप पढ़ें, और कुछ और किताबें हैं, धर्मपाल जी की किताब है, इस समय सहाना सिंह जी काफ़ी अच्छा काम कर रही हैं उस पर, काफ़ी किताबें इस पर लिखी गई हैं। उसमें आप देखिए तो वही बात करते हैं कि वहाँ पे कोई एग्ज़ाम का डर नहीं होता था बच्चों को, अपनी दीक्षा वो खुद लाते थे, वहीं पे रहते थे, वहीं खाते थे, वहीं नेचर से सीखते थे, इतना ज़्यादा कनेक्ट करते थे। तो नेचर ही उनकी बहुत बड़ी गुरु थी, गुरु को गुरु मानते थे, शिष्य अपने उस तरह से। तो एक जो छोटे बड़े का और गुरु शिष्य जो सभ्यता जो आनी चाहिए उनके अंदर, वो सब चीज़ें आती थी। तो बहुत सारी सॉफ्ट स्किल उस सिस्टम के थ्रू वो बच्चे इम्बाइब करते थे। हमने थोड़ा सा उससे कोशिश करी है, हम चीज़ें जो भी ले सकते हैं आज के सिनेरियो में वो हम लें, क्योंकि अब हम एक अलग तरह की जनरेशन से डील कर रहे हैं जो कि बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस को हैंडल कर रही है। मैं ये मानती हूँ कि आजकल की जनरेशन के लिए जीवन बहुत कठिन है। हमारे सामने इतनी डिस्ट्रैक्शंस ही नहीं थे। जब आपके सामने थाली में 50 लड्डू रखे हैं तब आप ज़्यादा कंफ्यूज हो गए, और 2 ही चीज़ें रखी हैं तो आप आराम से खा लेंगे और संतुष्ट भी हो जाएंगे। आज का बच्चा इसीलिए असंतुष्ट है, इसीलिए डिस्ट्रैक्टेड है, क्योंकि बहुत डिस्ट्रैक्शन है। सो वी हैव टू टेक दिस एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू चैनलाइज दैट एनर्जी। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप उसको एक पॉजिटिवली एंगेज रखें। उसके लिए ये भी ज़रूरी है कि आप उसके दिल से एक जो फियर है, एग्ज़ाम फियर है या टीचर का फियर है, टीचर से आपको डरना नहीं चाहिए। टीचर आपको फैसिलिटेट कर रहा है टुवर्ड्स नॉलेज, वो माहौल बनाने की ज़रूरत है।
तो अगर मैं हमारे यहाँ के सिस्टम की बात करूँ तो हम लोग बहुत कोशिश करके एग्ज़ाम वाला कल्चर धीरे धीरे ख़त्म करना चाहते हैं। हम चाहते हैं बच्चे ने क्लास में पढ़ा, आप उसको सारी किताबें दे दो, ओपन बुक एग्ज़ाम पर जाइए, टेक होम एग्ज़ाम पर जाइए। उसको पता होना चाहिए कि कब कौन सी नॉलेज रिप्रोड्यूस करनी है सही समय पर। जब आप प्रोफेशन में भी जाते हैं, आप लॉयर बनो, आप डॉक्टर बनो, आप कुछ भी बनो, आपके पास कभी ऐसा नहीं होगा कि आपको बोला जाए किताब मत छूना, इसका जवाब दो। मेमोरी पे बेस्ड नहीं है, इट इज नॉट मेमोरी, इट इज, बट यू शुड रिमेंबर, Resourcefulness पे based है। यस, यू शुड रिमेंबर कि हाँ उस किताब में मैंने वो पढ़ा था। राइट। तो ये आपकी मेमोरी यहाँ पर काम आती है। इसको आप रोट लर्निंग में नहीं क्लासीफाई कर सकते हैं। रोट लर्निंग क्या होगी कि अभी बैठ के यहाँ डिराइव करके दिखाओ, ये करो, दैट इज रोट लर्निंग विच वी डोंट एनकरेज। वी से कि आप सारी किताबें लेके बैठो, पता तो हो आपको कि कब क्या रिप्रोड्यूस करना है, विच इज वॉट लाइफ वॉन्ट्स। एग्जैक्टली। एंड दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग अबाउट द चेंज इन आवर सिस्टम कि बैठ के 3 घंटे का हमें क्लोज बुक एग्जाम नहीं करना है। हमने आपको बेसिक फंडामेंटल्स दे दिए हैं, आप यहाँ से शुरू करो। पहले फॉर्मूला डिराइव करना सीखो, जो हमने IIT में सीखा। हमें बेसिक अजम्पशंस चेंज करके दिए जाते थे। मास को कांस्टेंट है, कांस्टेंट नहीं है मास भी वेरिएबल है, हमें ये बोलकर फिर डिराइव कराया जाता था। तो आप उसके फंडामेंटल्स को जब चैलेंज करोगे तो एक थॉट प्रोसेस इन्वोक होगा और इंक्विजिटिवनेस आएगी। वही चीज़ सबसे ज़रूरी है। जो आपने सॉफ्ट स्किल की बात करी, यही चीज़ें सॉफ्ट स्किल लेकर आती हैं। क्यूरियोसिटी, लाइफ में रिस्क टेकिंग होना, क्यूरियस रहना और सीखते रहना, मुझे लगता है सबसे बड़ी लर्निंग होनी चाहिए। ये सब बीच का केवल एक ट्रांजिशन पीरियड है। स्कूल कॉलेज इज ट्रांजिशन, इवन जॉब इज ट्रांजिशन, बट इवेंचुअली आर यू सेटल्ड हियर इन माइंड, दैट इज व्हाट मैटर्स मोस्ट। लेकिन इसको इतना फॉर्मलाइज, इतना सिस्टमाइज किया गया है, हाइपर फॉर्मलाइज किया गया है कि उसका जो पर्पस है वही कहीं ना कहीं मूल स्वरूप ही डिफीट हो चुका है। हो जाता है। तो अगर अभी जो आप बातें कर रहे हैं वो काफी लोग को कंट्रोवर्शियल भी लग सकता है नहीं, कि भाई ये ऐसा कौन सा पढ़ाई करने का तरीका हुआ, बट इट्स सो इन लाइन विद व्हाट लाइफ वांट्स। यस, जैसे प्रोसेस ड्रिवन की बात हो रही है, तो मैं आपको इसका एकदम इतर बताता हूँ, उसका एक तरीका जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है। तो प्रोसेस ड्रिवन में हम लोग ये भी नहीं करते कि सारे कोर्स एक तरीके से हैंडल होने चाहिए। स्टूडेंट्स हमसे आगे कहते हैं कि ये टीचर इस तरह से पढ़ा रहा है, दूसरा टीचर इस तरह से पढ़ा रहा है, पांचों टीचर एक सेमेस्टर में जनरली 5 से 6 कोर्स होते हैं। सो वी टेल देम दिस इज व्हाट, मतलब ये लाइफ में भी आपके साथ ऐसा ही होने वाला है। आपके साथ अलग अलग तरह के लोग अलग अलग तरह के चैलेंज प्रोड्यूस करेंगे। सो इनफैक्ट दिस इज अ रियल लाइफ लर्निंग। सो मतलब प्रोसेस के साथ साथ हम लोग उसको इतनी भी गार्डेड नहीं रखते हैं कि उसके बियॉन्ड आप ना जाके सीखो करो। I'll give an example here on what he is saying कि आपको UGC एक स्ट्रक्चर देता है, एक सिलेबस देता है, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर आपको ऐसे, इसका ये सिलेबस है। या फॉर एग्जांपल कम्युनिकेशन की आपने बात करी, कम्युनिकेशन पे आपको ये इतनी चीज़ें पढ़ानी है, 4 यूनिट है, 40 लेक्चर का कोर्स है। हम अपने हर कोर्स में टीचर को बोलते हैं कि आप एक कॉन्सेप्ट नोट बना कर दो। कॉन्सेप्ट नोट का मतलब है कि आप उसको कैसा ट्रीटमेंट देंगे। अगर कम्युनिकेशन आपको पढ़ानी है तो क्या आप मोनोलॉग्स में जाएंगे या आप ऑडियो ट्रैक्स पे जाओगे? आपको 7 बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ाना है तो क्या आप सीधा सवाल देंगे व्हाट आर 7 बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, विच इज़ वेरी रेटरिक, विच इज़ यूजलेस। मुझे लगता है कि आप उसकी जगह एक छोटा सा पैसेज दें और बच्चे से बोलें बताओ उसमें कौन से बैरियर्स थे कम्युनिकेशन के, या वाई वॉज द कम्युनिकेशन नॉट फ्रूटफुल, गिव देम एग्जाम्पल्स, सो दैट रियल लाइफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग शुड कम इन एवरी सब्जेक्ट। इट इज़ नॉट कन्फाइंड कि ह्यूमैनिटीज़ और सॉफ्ट स्किल और लिबरल आर्ट्स के सब्जेक्ट्स में। आई थिंक वो चीज़ सब में, वो स्पेक्ट्रम हम सब जगह देखते हैं। तो कॉन्सेप्ट नोट के थ्रू प्रोसेस क्या कहता है, कॉन्सेप्ट नोट बनाना है, ये प्रोसेस है। लेकिन कॉन्सेप्ट नोट कैसे बनाना है ये लिबर्टी है टीचर को, और फ्लेक्सिबिलिटी है स्टूडेंट टीचर के बीच की। स्टूडेंट कहता है कि मुझे सर आप केवल GDs कराइए, मुझे केवल इंटरव्यू स्किल्स कराइए कम्युनिकेशन में, मेरी उसी में पॉलिश हो जाएगी। सो बस वही कराओ, वही बोलो, वही सिखाओ, वही असेस करो, उसी पे नंबर दो। बैठा के 3 घंटे का एग्जाम क्यों कराना है आपको? सो दिस इज वेयर वी आर बीइंग वेरी इनोवेटिव, एंड इन फैक्ट वी हैव लॉट ऑफ इंसेंटिव्स एंड अवार्ड्स फॉर आवर टीचर्स फॉर बीइंग इनोवेटिव। वी बिलीव इन हैविंग अ वेरी रिवॉर्डिंग काइंड ऑफ अ सिस्टम, जहाँ पे कोई कुछ भी नया कर रहा है हमें लगता है कि उसको they should get a pat on the back. Actually स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट भी बढ़ता रहता है। Yes. मोनोटोनस जो है ना, डायनामिक एनवायरनमेंट हो जाता है। जी। एंड आई थिंक दिस लाइक टू ईच देयर ओन वाला जो कॉन्सेप्ट है, इट इज सो प्रैक्टिकल, बिकॉज अल्टीमेटली अगर आप देखेंगे तो इस दुनिया में इतना वेरिएशन है, और वेरिएशन का ही दूसरा नाम एवोल्यूशन है, राइट? अगर वेरिएशन नहीं आएगा तो एवोल्यूशन कहाँ से आएगा? तो अगर हम हर सब्जेक्ट को एक ही तरह ट्रीट करें तो फिर कहाँ से एवोल्यूशन आएगा? ट्रांसफॉर्मेटिव कहाँ से होगा? इट इज क्रिमिनल। एग्जैक्टली। और रियल लाइफ के लिए तैयार भी नहीं हो पाएंगे, राइट? क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी है, जैसा पूजा ने भी बोला कि अल्टीमेटली तो आपको जाके समाज का हिस्सा बनना है। हाँ। मैंने फिर बताया, देखिए बहुत जरूरी है। इट बहुत ट्रिवियल सुनने में लगता है, लेकिन ऐसा है नहीं।
आप अगर ये सोचेंगे, अगर आपने सोच लिया तो हम लोगों का यही मानना है कि 80% काम आपका हो गया। Right. क्योंकि आधे से ज़्यादा चीज़ें हो इसलिए नहीं पाती क्योंकि हम सोचते नहीं हैं उस चीज़ों को। इसी जो आपने दूसरा सवाल पूछा था, मुझे हालांकि लगता है कि पूजा उस पर और ऐड करेंगी कि इस पर भी हम शुरू से क्योंकि ये पर्सनली भी ना हम दोनों ही उस चीज़ के मैस्कट भी हैं कि हमें अपने देश में रह के अपने समाज के उत्थान के लिए अगर काम करेंगे, और अगर आप इसमें फिलैंथ्रोपी वाला एंगल हटा भी दीजिए, मैं कहूँगा तो हर आदमी को लगता है कि भाई फिलैंथ्रोपी के लिए कौन करता है किसी दूसरे के लिए, लेकिन मैं आपको सच बताऊं कि ये जीवन जो है एक पूरा कंप्लीट सर्कल है। अगर मेरे चारों तरफ रहने वाले लोग अगर वो खुश नहीं रहेंगे, अगर उसमें समृद्धि नहीं होगी, तो मेरी समृद्धि भी उसी पे निर्भर करती है। ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। तो मैं तो कहता हूँ कि एक बहुत ही सेल्फिश मोटिव के तहत अगर हर व्यक्ति ये सोचे कि मुझे अगर खुश रहना है तो मैं अपने चारों तरफ के लोगों को जब खुश कर दूंगा तभी मैं खुश रह पाऊंगा। आप ये सोच के देखो ना कि अगर मेरा अच्छा खाना खाने का मन है, अगर मेरे को शाम को 2 घंटे जो है मौज या मस्ती भी करनी है, तो अगर मेरे साथ 4 लोग होंगे या मैं अकेला कहीं बैठ के अच्छा खाना या मैं बैठ के चलाऊंगा, तो मुझे नहीं लगता कि मैं उस खुशी को पा पाऊंगा। तो अगर मैं इस तरीके से सोच लूँ, मुझे लगता है इसी कड़ी के माध्यम से, इसी वजह से हमने ये सोचा कि जब तक मैं अपने देश पर, अपने समाज पर, अपने खुद के ऊपर ये विश्वास नहीं करूंगा कि जो मैं कर रहा हूं, जिस जगह पे मैं कर रहा हूं और जिसके लिए जो ये मदर नेचर है या मेरी मदरलैंड है, जो मेरी माँ है, जिस देश में हम पैदा हुए हैं, जिस समाज में हम रहते हैं, मुझे लगता है अगर मैं उस समाज के तरफ कंट्रीब्यूशन नहीं कर पाऊंगा तो मैं फिर नॉर्मल जो व्यक्ति होता है, जो आएगा चला जाएगा, और एक रूटीन की तरह मुझे लगता है ना, जैसे कहते हैं कि इंसान भी जो है इज अनदर फॉर्म ऑफ एनिमल, तो बिना इमोशंस के जो है वो व्यक्ति आएगा और चला जाएगा, कुछ समाज में कुछ डिफरेंस नहीं कर गया। ज़रूरी नहीं है कि कोई बड़ा बदलाव लाए, लेकिन मुझे लगता है अगर आपके साथ 25-50 लोग खड़े हैं, आपकी खुशी दुख में शामिल हो रहे हैं, यही बहुत बड़ा एक जो है मुझे लगता है एक अचीवमेंट हो जाता है। तो इसको करने के लिए भी हम लोग जो है, जैसा बताया कि इंडियन नॉलेज सिस्टम है जिस पे काफ़ी काम कर रहे हैं। जो बदलाव लाने की बात है, या आपने नेशनलिज्म की बात करी अपनी पिछली बात में, मैं तो हमेशा एक ही बात बोलती हूँ कि हम सबके घरों में अगर हम अपने अंदर झाँकें तो सबके घरों में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं। तो अगर इस देश को भी हम अपना घर मानते हैं तो आपके देश में भी प्रॉब्लम्स हैं, मैं उस फैक्ट से डिनाई नहीं करती हूँ। तो क्या आप अपना घर छोड़ के भाग जाते हो? आपके घर में प्रॉब्लम है तो नहीं भागते हो ना, गलत बात करने लगते हो, या आप घर के लोगों को त्याग देते हो, या आप खुद बागी बन जाते हो। नोबडी डज दैट। वी हैव एक्सेप्टेड कि ये तो मेरा घर है और मुझे ऐसे ही रहना है, जो मैं बेस्ट कर सकता हूँ वो करूँगा। दैट इज़ यूजुअली अ थॉट प्रोसेस। तो वो थॉट प्रोसेस हम देश के साथ क्यों नहीं ला पाते हैं? इस बात को हम लोग बार बार अपने जो भी हमारी पब्लिक स्पीकिंग होती है उसमें बोलते हैं इस चीज़ को कि देश आपका अपना है, और यहाँ बैठ के ड्राइंग रूम टॉक्स करना कि ये बुरा वो बुरा, उससे कुछ नहीं होने वाला है। आप क्या कर रहे हो, आप इस पे बात करो। आप क्या बदलाव ला रहे हो, छोटा ला रहे हो, छोटा लाओ। हर चीज़, एवरीथिंग स्टार्ट्स वेरी वेरी हम्बल। सो लेट इट बी अ हम्बल स्टार्ट, लेट यू बी द पर्सन जो उस हम्बल स्टार्ट को कर रहा है। सो इन दैट इनिशिएटिव हम लोग बहुत सारे लेते हैं उस कड़ी में। जैसे हिंदी पे हम काफ़ी ज़ोर देते हैं, अपने यहाँ वक्तव्य जितने होते हैं वो हिंदी में होते हैं। जितने नेशनल फेस्टिवल्स हम लोग सेलिब्रेट करते हैं उसमें हम लोग पब्लिकली अपील करते हैं कि आप सब इंडियन अटायर में आएँ। तो जो हमारे अंदर ये सब घुस गया है विद टाइम्स, विद सेंचुरीज़, जो एक हमारा माइंडसेट हो गया इन चीज़ों को लेके, उसको कैसे धीरे 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 करके ख़त्म कर सकते हैं। मुझे लगता है एजुकेशन सिस्टम इतना बड़ा एक जायंट आई शुड से टूल है जिससे हम ये बदलाव ला सकते। वेरी बिग इन्फ्लुएंसर। एंड सबसे बड़ी बात है कि ये कई जनरेशन्स को इन्फ्लुएंस करता है नीचे से ऊपर। तो वो ये हमें मौका दिया है ईश्वर ने कि हम इसके थ्रू कुछ कर पाएँ, और हम बहुत कुछ करते हैं। इंडियन नॉलेज सिस्टम अब नेशनल आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी का भी हिस्सा है। काफ़ी ज़ोर शोर से इस पे काम चल रहा है। ये हमारा नेक्स्ट विजन स्टेटमेंट रहेगा, और यूनिवर्सिटी में इस पे कई कोर्सेज हम इंट्रोडक्टरी, एडवांस्ड एंड स्पेशलाइज्ड कोर्सेज लेकर आ रहे हैं इन द करंट सेमेस्टर। और मैं ये मानती हूँ कि ये आने वाला कल है जो कि इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा ग्रैंड नैरेटिव सेट करेगा। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि नई जनरेशन को तो छोड़ दीजिए, हमारी और हमसे पहली वाली जनरेशन को भी पता ही नहीं है कि चीज़ें थी क्या, या हमारे रूट्स क्या थे। जब हमें अपने रूट्स ही नहीं पता हैं तो हम किस पे गर्व करेंगे?
सबसे पहले बताना ज़रूरी है, एक फैक्ट चेक किया जाए। और साइंस एंड रिसर्च पेपर्स के थ्रू फैक्ट चेक, अभी हम माइथोलॉजी, मिथ, इन सब बातों में नहीं जाते हैं। अभी हम रिलीजन की भी बात नहीं करते हैं। हम मुद्दे उठाते हैं केवल साइंस के, कि ठीक है, अगर हमारे ऋग्वेद में ये चीज़ लिखी हुई है और एस्ट्रोनॉमिकली वो चीज़ आज अगर हम अपने इतने डेवलप टेक्नोलॉजी के साथ स्टैब्लिश कर पा रहे हैं कि हाँ यही कॉन्स्टलेशंस का अरेंजमेंट था, ज्योतिष शास्त्र में ये सच्चाई है, हमारा पंचांग जो बोलता है वो सच है, ऑल सच थिंग्स। या मैथ्स में हम जाएं, मैथ्स में इतने गूढ़ पाइथागोरस थ्योरम पढ़ के हम बचपन से बड़े हुए हैं। पाइथागोरस ने 800 साल बाद दिया थ्योरम। हेमचंद्र नंबर की बात करें, माधव सीरीज़ की, ये कभी पढ़ाया ही नहीं जाता है, छुआ ही नहीं जाता है। तो IKS के थ्रू हम इसी तरह की सारी बातें निकाल कर ला रहे हैं, जिसमें हम रिसर्च पेपर्स को टच करेंगे और बताना चाहते हैं कि ये सारी चीज़ें कैसे हिंदुस्तान ने पहले दुनिया को दी और फिर दुनिया ने उसको आगे ले जाके अपने नाम से छपवाई। और उससे हर एक हिंदुस्तानी का एक इंस्पिरेशन मिलेगा कि हम में भी वो बात है, वो इनोवेशन कल्चर यहाँ पे भी रहा है। ऐसा नहीं है कि हम हमेशा किसी और की बनाई चीज पे बस ड्राइविंग का काम करते हैं। बिल्कुल ऐसा है ही नहीं। एक्चुअली ये बहुत बड़ी गलतफहमी है कि आप इसको अपने लेवल पर ले आइए, जो मैंने घर से बात शुरू करी। आज आपको पता चलता है कि आपके फोरफादर्स ने ये महान काम किया, यू विल बी प्राउड ऑफ दैट फैक्ट, और आप उसके बारे में बताना चाहोगे। वो प्राइड की फीलिंग अभी देश को लेकर नहीं है। तो मैं वही प्राइड की फीलिंग चाहती हूँ कि मेरे हर स्टूडेंट में हो, हर फैकल्टी मेंबर में हो, कि नहीं ये सब हमारी धरोहर था और इसके लिए हमें आगे तक बात करनी है। एंड वाई आर्ट वी गोइंग अहेड विद पेटेंट्स ऑन दीज थिंग्स। हम इस पर अपना आधिपत्य, अपना राइट क्यों नहीं इस्टेब्लिश कर रहे हैं? ठीक है, जो गया वो गया, आगे आने वाली पीढ़ी करे। तो मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगी कि हल्दी को अमेरिका ने पेटेंट करा लिया और वो उस पर बैठ जाए, हल्दी हमारी है। ऐसे एक जो विश्वविद्यालय होता है या एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं, सेंटर्स होते हैं, इनको अगर आप पहले देखिए, इनको लर्निंग सेंटर कहा जाता था। अभी हम और आप भी जो बात कर रहे हैं, तो शुरू से जो है कंसर्न जो है, जो लोगों से बात करने का वो रह रहा है कि 21 से 15 हज़ार बच्चे। अगर मैं फिर बता रहा हूँ, जो सोच होगी अल्टीमेटली वही होगा। तो हम अपने आप को इसी सोच पर रिस्ट्रिक्ट नहीं करते हैं। हमने अपनी जिम्मेदारी ये ले ली है कि हम एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है। इससे मैं आपको कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल्स देता हूँ। हमने जैसे अपने आसपास के 5-6 गाँवों को गोद ले लिया है। हमारे यहाँ लॉ डिपार्टमेंट है, तो हमने वहाँ के स्टूडेंट्स को, अपनी जो भी हमारे पास रिसोर्स है, उनको वहाँ पर भेजा। और हम कोशिश ये कर रहे हैं कि शुरुआत के तौर पर 2 से 3 गाँवों को हम लिटिगेशन फ्री कर दें। इसी तरह से जो लोकल की एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम्स हैं, वहाँ पे बहुत सारी जगह थी जहाँ पे पेड़ में बहुत सारी बीमारी लगी हुई थी और उसका कोई सोल्यूशन नहीं खोजा, पेड़ मरने वाले थे। ऐसे ही गुजरते किसी ने हमसे बात की, तो हमने कहा ठीक है, हम अपनी टीम भेजते हैं। हमने वहाँ पर टीम भेजी और उनको साइंटिफिक तरीके से जब उनको हमने ट्रीट किया, तो उन पेड़ों को ट्रीट करके आज की तारीख में उनमें से 90% पेड़ जो हमने वापस जला दिए हैं। इसी तरह से अगर आप यूपी में देखें, तो किसानों की लैंड होल्डिंग बहुत कम है। लैंड होल्डिंग कम होने की वजह से ऑटोमेशन नहीं हो पाता, मशीन ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, बीज अच्छी क्वालिटी के नहीं डाल पाते। वो पूरा विशेष सर्कल है जिसमें वो नहीं जा पाते, क्योंकि लैंड होल्डिंग कम है। उनका जो है उसमें जो पैसे का ROI जिसको कहते हैं, वो प्रॉपर नहीं आ पाता। तो अभी हम एक इस नए मॉडल पे काम कर रहे हैं। विश्वविद्यालय के रूप में हमने इन सबको एक साथ इकट्ठा किया, इनकी सबकी चैलेंजेस सुन के करके एक सेंट्रल पूल ऑफ रिसोर्सेज हम क्रिएट कर रहे हैं, जिसमें मशीनें भी होंगी, टेक्निकल नोहा होगा डेफिनेटली, क्योंकि हमारे पास वो विभाग है। इसके साथ साथ और जो रिसोर्सेज हैं, यूरिया, राइट पेस्टिसाइड इफ रिक्वायर्ड, नेचुरल पेस्टिसाइड जिनकी ज़रूरत है, उनको हम एक सेंट्रली रिक्वायर्ड उनको प्रोवाइड कराएंगे, मुहैया कराएंगे। किसी को मशीन की हो सकता है 3 ही घंटे की ज़रूरत हो, लेकिन उसकी यील्ड उससे जो है 40 से 50% बढ़ जाएगी। और लेकिन वो जो रिसोर्स है, वो मुझे हो सकता है बहुत छोटा सा कॉस्ट मेरे ऊपर आए, लेकिन वो 400 किसानों के लिए वो जो है कारगर साबित होगी। तो एक जो ये एजुकेशन सेंटर है, इसकी जिम्मेदारी सिर्फ ये नंबर बढ़ाना नहीं है। श्योर, यस, इट्स अ सोशल प्रोजेक्ट। जब आप ये जिम्मेदारी लेंगे, जब आप ये सोचेंगे, तब जरूर से होगा। हम लोग यहीं पे जो है, ये हम लोग थोड़ा सा फर्क है कि और इसका कारण है जो हमने पहली बात शुरू की थी, हमारे पास अपने करियर बनाने के लिए, अपने को समाज के, अगर आप केवल सक्सेस से, केवल मटेरियल से आंकेंगे, तो उस समाज के तबके में
हम आज से 25 साल पहले पहुंच चुके थे। बाय वर्च्यू ऑफ हम IIT कानपुर जाने की वजह से हम उस क्लास में थे, लेकिन हमने उससे अलग पाथ इसलिए चुना है क्योंकि हम उससे कुछ अलग तरीके से चीज़ें करना चाहते थे। तो अब हम लोग इन्हीं लाइंस में सोच रहे हैं, इसी तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, और हम लोग का ये विश्वास है कि इस तरफ भी मूवमेंट शुरू हो गया है। और अब अगली बार जब हम बैठेंगे तो केवल बच्चों पे नहीं, हम ये आपको बहुत सारे नंबर्स में बता पाएंगे कि किस तरह से हमने उसको एक तरह से शिक्षा का नहीं, नॉलेज का केंद्र बना दिया है। जैसे कभी नालंदा, तक्षशिला जो होते थे, ये केवल पढ़ाई लिखाई का माध्यम नहीं थी, ये यहाँ पे नॉलेज थी। विश्व से लोग आते थे, दूर दूर से लोग आते थे, अपनी परेशानी, अपनी जो चैलेंजेस हैं, नई चीज़ें सोचना, टू अनलर्न, टू लर्न, किस चीज़ को कैसे आगे बढ़ाया जाए, कैसे समाज को में जो कोई कुरीतियां हैं उनको रोका जाए, करा जाए। इन चीज़ों के लिए भी ये चीज़ ज़रूरी थी। केवल वो मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए नहीं, मुझे लगता है बहुत मायोपिक अप्रोच है। तो ये जो सोच है ये भी हमको बहुत फ़र्क बनाती है, और इसका कारण मैंने आपको इसीलिए बताया। आई थिंक वन वेरी इंपॉर्टेंट फीचर इज़ कि ये सोच केवल हमारी रहेगी, उससे बदलाव नहीं आएगा। इट शुड बी इन्फेक्शियस, और ये क्रिएट करने के तरीके ढूंढने पड़ेंगे। अभी आप बच्चों को बैठ के अगर इस तरह का बात करेंगे, बोलेंगे क्या प्रवचन दे रहे हैं, वो सुनेंगे ही नहीं। तो उसका सबसे आसान तरीका होता है कि बच्चों के जितने प्रोजेक्ट्स हैं उससे लिंक कर दीजिए। तो जो जिस चीज़ की पढ़ाई कर रहा है, हम उस क्लास के बच्चों को बोलते हैं कि आप गैप एनालिसिस करो। ठीक है, आपके आसपास में क्या प्रॉब्लम है, आपकी कॉलोनी में क्या प्रॉब्लम है, आपकी बिल्डिंग में क्या प्रॉब्लम है। वो कहते हैं ये इश्यूज़ हैं, ये गैप एनालिसिस किया। उसके बाद उस गैप एनालिसिस के बाद हम निकाल कर लाते हैं, अच्छा इस पे हम काम कर सकते हैं। आप प्रोजेक्ट दे दीजिए बच्चों को। सो इनका प्रैक्टिकल नॉलेज भी हो रहा है, प्लस साथ में सोशल इंपैक्ट भी क्रिएट हो रहा है, दोनों चीज़ें, प्लस उनमें वो भाव भी डेवलप हो रहा है। कोई प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं। मैं फिर बता रहा हूँ, जो आपने जहाँ से शुरुआत की, आपने खुद बताया कि किताबों की पढ़ाई जो है वो असल जीवन में इस्तेमाल नहीं होने वाली है। बिल्कुल। आज आपने अपने लिए बोला कि आप एक बर्डिंग एंटरप्रेन्योर है, तो आपके मन में बहुत सारे सवाल हैं। उन सवालों का जवाब अगर किताब में होता तो हर व्यक्ति ने वो किताब पढ़ ली होती है और उन सवालों का जवाब खोज लिया होता है। आप अलग हो, मैं अलग हूँ, आप अलग हैं, हम सब लोग अलग हैं, अलग अलग तरीके से बने हुए हैं, अलग तरीके से सोचते हैं। और ये उजागर तब होगा जब मेरे सामने कुछ मुझे करना होगा, जैसा अभी पूजा ने बताया कि आप सबसे ज़्यादा मूव उस चीज़ से होते हैं जब आप उनमें चारों तरफ चीज़ देखते हो। मेरे चारों तरफ चीज़ होता हो सकता है वो आपके लिए रेलेवेंट ना हो, तो जब आप उसको वो देते हो तब आप अपनी शिक्षा को मुझे लगता है हमको रिप्लेस कर देना चाहिए नॉलेज से। हैं दोनों एक ही चीज, लेकिन मुझे लगता है सुपर सेट जो है वो नॉलेज, एक्सपोजर और एक्सपीरियंस से भी सभी जगह जाके जाएगी। right. फिर जब आप नॉलेज गेन करोगे, जब आपका दिमाग के जो पुर्जे हैं वो खुल जाएंगे, जब आपका स्पेक्ट्रम बड़ा हो जाएगा, जब आप, मैंने बताया ना, फिर रिपीट कर रहा हूं, मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जिस दिन मेरे चारों तरफ लोग खुश रहेंगे या वो इस तरह से रहेंगे कि वो मेरे ध्येय के लिए, मेरे गोल के लिए अलाइंड होंगे, जिस दिन मैं ये सोच लूंगा कि वही मेरी सफलता है, मुझे लगता है कि ये समाज जो है तभी उसी दिन सही डायरेक्शन में जाएगा। अकेले कभी कुछ होगा नहीं, व्यक्ति बना ही नहीं उस तरह का। गुरुकुल सिस्टम में भी यही था, वो लोग अपनी सराउंडिंग से एब्जॉर्ब करते थे। जिस भी गांव में जाके उनको भिक्षा मिलती थी, सराउंडिंग्स उन्होंने देखी, एब्जॉर्ब किया, नेचर से सीखते थे, और फिर उस पर डेलिब्रेशंस होके और वहाँ पर सोल्यूशंस निकालने की कोशिश करते थे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आज के बच्चे भी चारों तरफ देखें, मतलब किताबों में ना देखें सिर्फ। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम एक इकोसिस्टम ऐसा बनाएं कि वो देखने पे मजबूर भी हो जाएं। हाँ। अब उनको हम प्रोजेक्ट देंगे कि तुम्हें जाके करना ही करना है ये चीज़। अब एक प्रोजेक्ट हमने दिया था कि आप छुट्टियों में अपने अपने घर जा रहे हो, उधर तो रूरल बैकग्राउंड के भी काफ़ी बच्चे होते हैं, आप अपने गाँव जा रहे हो, आपके गाँव का जो सबसे पुराना मंदिर है उसकी फ़ोटो वीडियो निकाल कर लाओ और उसकी हिस्ट्री मालूम करो कि वो कहाँ तक गया। तो इससे क्या हुआ, आप इमेजिन करिए, इतना बच्चा जब एक एक मंदिर लेकर आएगा या अपना जो भी उसको एक एस्टैब्लिशमेंट, हिस्टोरिकल एंशंट एस्टैब्लिशमेंट को स्टडी करेगा अपने एरिया में, उसका कितना विस्तार होगा सोच का, कितना इन्वेस्टिगेटिव अप्रोच, इंक्विजिटिव अप्रोच उसको लगेगा। यस, एंड उसके बाद आपको वहाँ रुकना नहीं है, उस पर आपको लिटरेचर क्रिएट करना है, उस पर मे भी कुछ बच्चे इंटरेस्टेड हो जाएं, डॉक्यूमेंट्री बनाएं। तो एक आपने एक सोच डाली बच्चों के बीच में कि इग्नोर मत करो, वो जगह पुरानी है लेकिन उसके अंदर बहुत कुछ छुपा हुआ है, ढूंढ के निकालो, तुम्हें कहानियाँ पता चलेंगी। दिस इज आउट ऑफ क्लासरूम टीचिंग विच वी प्रोपोगेट अ लॉट, एंड इस पर हम इंसेंटिवाइज भी करते हैं। हम टीचर्स को बोलते हैं आप 60% क्लास में पढ़ा रहे हो, पढ़ाओ, 40% बाहर पढ़ाओ।
जो 40% बाहर का टारगेट मीट करेगा उसको फलानी चीज़ मिलेगी. यू नो, यू हैव टू गिव टारगेट, स्मॉल टारगेट्स टू पीपल, तभी वो एनकरेज होते हैं उस चीज़ को करने के लिए. मैं वही कह रही हूँ, इकोसिस्टम बनाना पड़ता है. बदलाव ऐसे ही नहीं आता है. और अभी क्या मतलब, मेरे को लगता है 2-3 जनरेशन लग जाएंगी बदलाव लाने में. अभी तो शुरुआत है. सो ये सारी चीज़ें भी कहीं ना कहीं थोड़ा इंस्पायर्ड थी IIT से, क्योंकि आप लोग ने भी ऐसा कल्चर एक देखा वहाँ पे, ऐसा कुछ? IIT से इंस्पायर्ड कुछ सेंस में थी. मैं इसका श्रेय IIT को हमेशा दूंगी. जो मैंने बात करी ओपन बुक एग्ज़ाम की, या बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल से आपको एक कॉन्सेप्ट तक खींच कर लाने वाला जो चीज़ है. IIT का एंट्रेंस भी हम लोग के टाइम पे जो होता था, उसमें किसी किताब से सवाल नहीं आते थे. IIT के प्रोफेसर्स ही क्वेश्चंस बनाते थे. दे वर लाइक सर्वा ऑफ दोज पेपर्स. एंड वो ओरिजिनलिटी देखी हमने वहाँ पर. फिर जब सिस्टम में गए तब वहाँ पर भी ओरिजिनलिटी देखी कि पढ़ाएंगे आपको 50 किताबों से, आप रेफरेंस सेक्शन में पूरी रात काली कर रहे हैं, लेकिन आपको अगले दिन जो पेपर मिलेगा वो कहीं नहीं मिल सकता. सो दैट ओरिजिनल थिंकिंग एंड हाउ टू बिल्ड सिंपल क्वेश्चंस एंड टेस्ट द फंडामेंटल्स, probably that the concept we took from IIT and we are trying to build on that only in our institution. और मुझे ये भी लगता है कि जैसे जो IIT में जिस तरह का ह्यूमन रिसोर्स था, जो अपनी सब जगह से, जैसे हमारा अगर बैच कहिए 350 लोग थे, तो वो सब अपनी जगह के रीजन्स के टॉपर्स थे और अलग अलग तरीके से आए थे. सबका मॉडल अलग अलग था. आप हर स्टूडेंट को पढ़ेंगे तो वो किसी अलग तरीके से, उसकी अलग, जैसे ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड कहते हैं, वर्कड फॉर हिम. यस, उसके लिए कुछ और काम किया, मेरे लिए कुछ और काम किया, आपके लिए कुछ और काम किया है. और जब हम इसी शिक्षा के क्षेत्र में जब हम आए, तो हमने देखा कि इंग्रेडिएंट्स बिल्कुल अलग अलग हैं. लेकिन गोल जो है शायद वही है. उस तरह का बनाना है. तो ये जो गैप था, हम लोग मैनेजमेंट के स्टूडेंट नहीं रहे, लेकिन मैनेजमेंट में मुझे लगता है यही रिवर्स इंजीनियरिंग होती है कि जो भी लाइफ के रियल चैलेंजेस होते हैं उसको, यस, उसको किसी न किसी ने किसी आवरण में ढक के करके बता दिया है और पैकेजिंग करके दे दिया है कि ये होता है. तो मुझे लगता है वहीं पे जब हम लोगों ने सोचा, समझा और उन चैलेंजेस को आज भी हम क्रैक कर रहे हैं. ऐसा नहीं है कि इट्स अ डायनामिक एंड यस, वो पजल सॉल्व नहीं हुई है, लेकिन हम आज भी जब उस गैप को फिल करते हैं, तो मुझे लगता है ये जो पेडागॉजी या तरीका है, को करिकुलर्स हैं, जो सामाजिक हम लोगों ने एक चेतना जताने की बात की है, शिक्षा को जो है नॉलेज से रिप्लेस करने की बात की है, मुझे लगता है ये गैप में जो है हम लोगों को एक तरह से ज्ञान हम लोग का जो है कुछ बेसिक ट्रेड्स भी हैं जो मुझे लगता है एनी IIT एंड लाइक इंस्टीट्यूशंस गिव टू जो लोग भी वहाँ जाते हैं. एक जो रेस अगेंस्ट टाइम होती है आपकी, एक जो किलर एटीट्यूड होता है आपका, एग्रेसिव एटीट्यूड. मुझे लगता है एग्रेशन बहुत ज़रूरी है कुछ भी करने के लिए. डायरेक्टेड एग्रेशन, ऑफ कोर्स डायरेक्टेड एग्रेशन, ऑफ कोर्स डायरेक्टेड एग्रेशन चाहिए. और एक जो आपका होता है कि नहीं, वी हैव टू किल दिस, वी हैव टू गेट इट डन. एक हंगर होती है, एक आपको मतलब कैसे भी करके ये रास्ता निकालना ही निकालना है, वो चीज़ जो आती है. प्लस आपका जो अपनी एक कैपेबिलिटी बढ़ जाती है प्रेशर लेने की. प्रेशर तो पूरी ज़िंदगी रहेगा, और कुछ भी आप कोजी कॉर्नर में बैठ जाओ एक सिंपल सा जॉब लेके, लेकिन अगर आप कुछ और करना चाहते हो तो आपको उतना प्रेशर लेना पड़ेगा. प्रेशर के बिना ग्रोथ भी नहीं होता. ग्रोथ ही नहीं है, बिकॉज़ हम इवॉल्व ही इस तरीके से हैं कि मतलब हम कंफर्ट जोन में तो हम वही रहेंगे. हाँ, तो आपको एक बहुत सिंपल, मतलब जैसे हम लोग स्टूडेंट आपस में जब 3rd-4th ईयर में बैठ के बात करते थे, तो जैसे होता ना बच्चों की बातें होती हैं उस तरह में, तो कि IIT से हमको क्या मिला, क्या बना, मतलब ये एक्चुअली होता ना, अपने दुख दर्द बांट रहे होते थे. ऐसा होता था कि मालूम पड़ा टीचर ने 300 पेज का एक कुछ असाइनमेंट जो है वो रात में दे दिया और सुबह 8 बजे एग्जाम है. और हमको ये मालूम होता था कि इसमें से जरूर आएगा, क्योंकि रात में 8 बजे दिया गया और सुबह जो है पेपर है, तो इसीलिए दिया गया कि जरूर आएगा, और वो भी सब पूरा मैच करेगा उसको और उसमें नंबर पाएगा. तो हमने तो ऐसा क्या कर रहा है IIT. तो हम लोग बात करते थे कि हमको IIT जो है एक ऐसा गधा बना देता है जिसके ऊपर आप कुछ भी लाद दो, कुछ भी उसके ऊपर लाद दो, वो उसको लेके चल देगा. तो मुझे लगता है वही जो किलर इंस्टिंक्ट या जो कहिए कि नेवर से डाई, यू नो, कि ना तो सोचना ही नहीं. हमको कुछ भी, जो भी चैलेंज है, जितनी भी मुश्किलात है, लेकिन हमको इसको लेके आगे बढ़ के वी हैव टू मूव इट. ये जो सोच है, जिस दिन ये उसको मुश्किल ना समझ के स्टेप्स, जैसे थॉमस अल्वा एडिसन का बहुत मशहूर कोट है, हम व्हाट्सएप का ज़माना है, सब पढ़ते हैं, वो कहते हैं साहब 3000 बार उसका एक्सपेरिमेंट फेल हुआ तो कोट आता है कि देयर वर 300,000 स्टेप्स टू इट. तो मुझे मैं बार बार आपको यही कह रहा हूँ कि सोचना जो है वो सबसे बड़ा बैरियर भी है हम सब के लिए. तो हम जो भी शिक्षा कर रहे हैं, जो भी प्रोसेस ड्रिवन कर रहे हैं, जो भी एक तरीका है, जो ट्रीटमेंट है, उन सब का जो बीच का फलक्रम है, फोकस है, वो यही है कि किस तरह से सोच को डेवलप किया जाए.
और ये आज के टाइम पे बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अभी जनरेशन जी के आने के बाद से तो मुझे ऐसा लगता है कि आजकल कुछ भी छोटा सा प्रेशर किसी को आ जाता है तो मेंटल स्ट्रेस, यस, फिर बाद में Therapy. ह्यूमैनिस्ट्स आ जाते हैं, एक्टिविस्ट्स आ जाते हैं कि भाई मेंटल स्ट्रेस हो गया बहुत बड़ा। बट असल में देखा जाए तो थोड़े से भी मेंटल स्ट्रेस के बिना कोई इंसान ग्रो ही कैसे करेगा? अगर सभी चीज़ कंफर्ट जोन में होती तो हर कोई वो लाइफ जी रहा होता जो उसे चाहिए, राइट? ग्रोथ आता ही है कंफर्ट जोन से बाहर। That is तो ये true. माइंडसेट गोल्डन एजेस में था, लेकिन आज कहीं ना कहीं थोड़ा एक्स्ट्रा एक्टिविज्म की वजह से ये लोगों को मिक्स मैसेजेस दे रहा है। लेकिन ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनको चैनलाइज करें, हेल्प Exactly. करें। See, आज इसकी नीड और बढ़ गई है। Yes, but they are confused. This generation is confused. They are distracted, as I said. But we should take this as a responsibility to help them come out of that lacuna or problem. Dilemma कि हमें ये नहीं करना, वो नहीं. We should teach them how to come out of it. क्योंकि हम कब तक उनको गाइड करेंगे? तो हमें उन्हें सिखाना चाहिए। मैं बहुत छोटी थी, मुझे ध्यान है, माई ग्रैंडफादर टॉट मी कि कभी भी डिलेमा में हो तो तराजू समझो, एक तरफ प्रोज रखो, एक तरफ कॉन्स रखो और लिखो कागज पे। ये उन्होंने मुझे सिखाया था कि लिखो तुम्हें फिर जहां पर जो समझ में आ रहा है तुम्हारा जवाब वहीं छुपा होगा। तो ये ट्रिक्स एंड वो होती हैं, टिप्स होती हैं। बच्चों को हमें बताना चाहिए कि ऐसा है तो आपकी प्रायोरिटीज क्या हैं, पहले आप ये बताओ। राइट। इफ दे नो हाउ टू प्रायोरिटाइज देयर थिंग्स, आई फील दिस डिलेमा विल फिनिश। लेकिन ये भी तो हमारी ड्यूटी बनती है कि उनको हेल्प करें इस चीज। दिस इज ऑल्सो प्रैक्टिकल लाइफ स्किल, बिकॉज वो आपके लाइफ को एक डायरेक्शन दे देता है। और एक छोटा सा भी चेंज इन द ट्रैजेक्टरी ऑफ योर लाइफ, यू विल एंड अप समवेयर एल्स लाइक 3-5 years डाउन द लाइन। जैसे हम लोग अभी करंटली हम लोग IIT गए थे तो बहुत बड़ा चेंज देखा। मुझे लगता है एक मोड ऑफ लर्निंग, रियल लाइफ मोड ऑफ लर्निंग। हम लोग के समय में हम लोग क्लास करके आते थे और सब आपस में इंटरमिंगल करते थे, शाम को हॉस्टल्स में मिले, करे, बात किया। सो IIT में जाने से पहले मुझे नहीं मालूम था कि बिहारी भी कोई एक चीज़ होती है, मराठा कैसे लोग होते हैं, बंगाली क्या होता है, डिफरेंट क्लास। बट इस असल लाइफ में तो ये बहुत ज़रूरी है, व्यक्ति को जानना कैसे कैसे कौन क्या होता है। ये भी है भाई, कास्ट, क्रीड, एवरीथिंग एग्जिस्ट, समाज का हिस्सा है, हमको इसे मालूम होनी चाहिए। तो ये हमें मालूमात हुई, इसको हमने सीखा, समझा, रियल लाइफ सिचुएशन बाय इंटरैक्टिंग, लोगों से मिले जुले, शाम को खेलते थे, करते थे, कभी इलेक्शन होता था, कोई एक्टिविटी होती थी। आज वेरी वेरी सैडली आई सी कि हर व्यक्ति अपने कमरे में घुसा हुआ है, उसके पास एक फ़ोन है, एक लैपटॉप है, कम्युनिकेशन नहीं है। मैं अपने बच्चों को भी देखता हूँ और बार बार उनसे गुजारिश करता हूँ कि ये स्टैटिक मोड ऑफ कम्युनिकेशन, जेन जी जिसकी आपने बात की कि उसने मुझे सीन पे छोड़ दिया, उसने मैसेज इतनी बार किया। आई मीन एक ही बात को कहने का, मैं आज अभी जो बात बोल रहा हूँ शायद मैं इसको लिख के दे दूं तो इसका जो मैं अर्थ चाहता हूं उसका शायद अनर्थ निकल जाएगा। लेकिन जो मोड ऑफ कम्युनिकेशन है, अगर स्टैटिक की जगह हम किस तरह से बोलते हैं, क्या समझ आता है, आप देखिए समाज का बेसिक फैब्रिक जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है। लोग बंधनों में नहीं बनना चाहते, हर आदमी को अपनी अपनी स्पेस चाहिए। लोगों में सहने की शक्ति जो है वो कम होती जा रही है। मुझे क्या, तो मैं इन सब बातों पे आपकी बात को हम दोनों लोग मिलके इस तरफ इसलिए ले जा रहे हैं क्योंकि हम ऐसा सोचते हैं ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये एक फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन को सॉल्व करने से ज़्यादा ज़रूरी है कि हम, और ये वही 20 लड्डू हैं जो पूजा ने बोला कि जो अब थाली में परोसे हुए हैं। तो मैं इसको कह के नकार दूं कि ये 20 लड्डू नहीं होने चाहिए थे, 2 ही अच्छे थे, मुझे लगता है अच्छी बात नहीं होगी। प्रोग्रेसिव थिंकिंग ये होगी कि आज अगर 20 ऑप्शंस हैं तो मैं आपके दिमाग को और कितना ट्रेन करूं इन द राइट वेज कि मैं उन 20 में से भी सही ऑप्शंस उठा सकूं, रादर दैन कटिंग डाउन कि भाई नहीं 20 होना गलत है। तो ये एक बड़ा चैलेंज है, लेकिन इसके लिए हमें अपनी सोच को, अपनी वो 2 लड्डू वाली सोच को बदलना पड़ेगा। और शायद उसी कड़ी में हम लोग जो हमने बोला, जैसे मैंने बोला ना कि फिलैंथ्रोपी जो है वो कारण नहीं है, कारण सोच वही है कि हमें जो इसको चाहिए, इसको एक बेहतर व्यक्ति बनाना, बेहतर समाज में डालना, कारण वो है। इसीलिए मुझे लगता है हम ओपन डोर कल्चर यूज करते हैं कि लोग आए हमसे अपनी जो भी अच्छी बुरी, केवल ऐसा नहीं कि परेशानी, हर तरह की बातें, बच्चों की छोटी छोटी चीज़ें होती हैं वो सब आके हमसे इंटरैक्ट करते हैं, बिकॉज उस तरह की फ्रीडम मिलती है, उस तरह की ट्रांसपेरेंसी है, उस तरह की एक्सेसिबिलिटी है, वो बताते हैं। तो हमारे दिमाग में भी उसका सवाल का जवाब जो है, फिर हम लोग बैठते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, अपनी टीम के साथ बैठते हैं, स्टूडेंट्स की टीम के साथ भी बैठते हैं। एंड हर बार मुझे लगता है ज़्यादातर समय उसका राइट फिट सोल्यूशन जो है निकाल कर वापस उन्हीं को दे पाते हैं, और फिर इसी कोर में लगे रहते हैं। और मुझे लगता है कि
कुछ ना कुछ अच्छा ही निकल के आता है उससे। आई थिंक एनवायरनमेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन चीज़ों के लिए। तो जैसे आप लोग मतलब एनवायरनमेंट को लेकर कमिटेड हो तो ये मोस्टली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा। बिकॉज मेरे एक्सपीरियंस में भी हमेशा मैंने यही चीज़ देखी है कि एक नॉर्मल इंसान के मतलब एक एडल्ट के तो एक बच्चे के तो समझ ही लीजिए लाइफ में मतलब बहुत बड़ा रोल होता है एनवायरनमेंट का। बिकॉज हमारा दिमाग एक स्पंज की तरह है, राइट? वो आसपास में से अच्छी बुरी चीज़ जो भी है, हमें ऐसा लगता है कि यार हम बुरी चीज़ों से अपने आप को बचा लेंगे, हम बुरे विचारों से, बुरे बिलीफ से, बुरे नैरेटिव से अपने आप को बचा लेंगे। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे कहीं ना कहीं वो जगह बना ही लेते हैं। तो सिर्फ एक ही प्रोएक्टिवली एक ही मेजर हम ले सकते हैं, वो है अपने एनवायरनमेंट को कंट्रोल करना। सो आई थिंक इस तरह का एक डायनामिक एनवायरनमेंट डेफिनेटली बच्चे को राइट ऑफ द बैट वही पैरामीटर्स से एनरिच करेगा जो कि उनको एक प्रैक्टिकल फोकस दे सके लाइफ में। मैं आपको बहुत छोटा सा एक एग्जांपल दूं, हम सब के साथ ऐसा हुआ है। बचपन में जब एक छोटा बच्चा खेल रहा होता है, चाहे मेरे बच्चे हो, चाहे मैं खुद हूँ, आप होंगे, अगर कोई बच्चा गिर जाता और रोने लगता है, सबके माँ बाप ये सिखाते हैं बेटा इससे चोट लगी इसको मारो। हाँ। हमें लाइफ में हमें किसी का कोई उसमें इंटेंशन गलत नहीं होता, राइट। लेकिन मुझे बताया क्या मुझे सिखा दिया गया कि जिस चीज से अगर मुझे परेशानी हुई है, दर्द मिला है, चोट लगी है, तो मुझे उसको वापस मारना है। अगर इसी की जगह मुझे सिखाया जाए कि किस तरह से अपने आप को संभाल के बच के निकलना है, करके निकलना है, या मजबूत बनना है, इतना ही लगी करे, सो मुझे लगता है यही मन में सोच में बदलाव लाकर हम जो है एक बेहतर समाज दे सकते हैं। और मैं फिर बार बार जितनी बार हम लोग बात करेंगे वही रिपीट करूंगा, खुशी एक ऐसी चीज़ है जो स्टेबल है। पूजा ने भी बोला कि ये सैलरीज और ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट अल्टीमेटली यही है कि हम कितना खुश हैं, कितना सेटिस्फाइड हैं, कितना मन में मेरे शांति है, इक्विलिब्रियम। जैसे हम लोग साइंस के स्टूडेंट हो तो जितनी लोअर स्टेट ऑफ माइंड में हम हैं उतना ज़्यादा अच्छा है, और वो हम समाज का हिस्सा बन के ही पा सकते हैं। पुराने लोगों में जब वो हार जाते थे या जब उनको टीचिंग करनी होती थी तो वो तपस्या करने निकल जाते थे, और जब तो तपस्या करने निकल जाते थे उसके बाद वो इसलिए निकलते थे कि वहां पर उस ज्ञान को अर्जित करके वापस आके फिर लोगों के साथ शेयर करें। तभी वो जो साधना थी वो परिपूर्ण होती थी। exactly, वो फल उसका तभी मिलता था। तो एक तरह से उसी का स्मॉल एक शॉर्ट फॉर्म जो है, जो भी ये शिक्षा के क्षेत्र में लोग जुड़े हुए हैं, हम सब की ये जिम्मेदारी बनती है, और ये गोल और ध्येय हमारा यही है, इसी की तरफ हम लोग सब बढ़ रहे हैं, कर रहे हैं। आई थिंक लाइक दो चीज़ें हैं जो मतलब जो मैं अपने लाइफ में एक स्ट्रॉन्ग वैल्यू समझ के चलता हूँ। एक तो बिकॉज मेरा एक साइंटिफिक आउटलुक है लाइफ को देखने का, तो एक मैस्लोज नीड हायरार्की है, उसमें सबसे ऊपर जो आता है, आई थिंक ट्रू सेटिस्फैक्शन लाइफ में एंड ऑफ द डे वही देता है, जो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। कि मतलब आप जिस चीज़ में अच्छे हो और आपसे जिसको भी एक गिविंग बैक वाला एक जो आपका जो एक कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, उसको स्पिरिचुअली कह सकते हैं, गिविंग बैक टू द सोसाइटी। बट असल में वही चीज़ आपको ट्रू खुशी देता है, राइट? तो एक पॉइंट ऐसा ही आता है लाइफ में जहां पर लाइक मोर मनी और मोर सक्सेस, मटेरियल सक्सेस डजंट मैटर एट ऑल, राइट? बट ट्रू मैटर वही करता है कि आप सोसाइटी को क्या गिव बैक कर रहे हैं। इसी कड़ी में मैं आपको बताऊं कि हम क्या कर रहे हैं। एक कोर्स होता है हमारे यहाँ ह्यूमन वैल्यूज़। मैं मानती हूँ कि ह्यूमन वैल्यूज़ आप सिखा नहीं सकते हो, आप एक्सपीरियंस करा सकते हो। यू कांट हैव अ लेक्चर ऑन ह्यूमन वैल्यूज़, इट्स मोर ऑफ अ ज्ञान थिंग। लेकिन आप एक्सपीरियंस अगर कराओगे तो ह्यूमन वैल्यू अपने आप आपके अंदर डेवलप हो जाएगी। तो उसका हमने एक तरीका अपना निकाला है कि हम बच्चों को शुरू में बोलते हैं कि आइडेंटिफाई अ नीडी। 3 महीने का सेमेस्टर होता है, हम कहते हैं आपको 3 महीने की एक पूरी कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करनी है उस नीडी के ऊपर। एंड ऑफ सेमेस्टर आपको रिपोर्ट जमा करनी है कि आपने उस नीडी के जीवन में क्या बदलाव लेकर आए। सो जस्ट नॉट एम्पैथी, व्हाट चेंज यू आर ब्रिंगिंग अबाउट। नाउ यू आस्क मी व्हाट यू मीन बाय नीडी। सो ये मैंने बच्चे की अपनी सोच पे छोड़ा हुआ है। नीडी कैन बी एक बूढ़ा इंसान जिसके बच्चे बाहर सेटल्ड हैं और उसको कंपनी चाहिए, लोनलीनेस उसकी प्रॉब्लम है। नीडी कैन बी अ सिक पर्सन, नीडी कैन बी एन ऑर्फन। यू डिफाइन नीडी। नीडी कैन बी एक गरीब बच्चा जो अपनी पढ़ाई नहीं सपोर्ट कर पा रहा है, एनीथिंग। सो दीज आर जस्ट वेरी रैंडम एग्जाम्पल्स ऑफ बीइंग नीडी। यू आइडेंटिफाई अ नीडी इन योर विसिनिटी। 3 महीना आप उसमें जो भी आप उस पर काम करना चाहते हो करो, डॉक्यूमेंट करो, रिपोर्ट बनाओ, वीडियो बनाओ। 3 महीने के बाद आपका ग्रेड उसी पे डिसाइड होगा। अगर वो चीज़ हम हर सेमेस्टर 8 सेमेस्टर बच्चों पे कराएंगे, एक बच्चे ने 8 लोगों पे काम किया है, उस बच्चे के अंदर अपने आप ही एम्पैथी आ जाएगी। दिस इज आल्सो बिजनेस स्किल। So this is how we try to push value system and core value system amongst our students. एक और बात मैं कहना चाहूँगी कि ये हम जितनी बातें यहाँ कर रहे हैं, इसमें अभी क्या हो गया, एक बहुत डिटैचमेंट सा हो गया है
डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी में। मेरे कहने का मतलब ये है कि पेरेंट्स हैं वो एक क्लस्टर है, स्टूडेंट्स एक क्लस्टर है, और कॉलेज ओनर्स एक क्लस्टर हैं। ये सब क्लस्टर्स में काम कर रहे हैं, अभी यूनिसन नहीं है, सिनर्जी नहीं है। इसका कहने का मेरा मतलब ये है कि हम तो चाहते हैं कि बच्चे के अंदर नेशनलिस्टिक फीलिंग हो, ये सोचे वो सोचे, ग्रैंड नैरेटिव पे काम करे, क्लास में पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। घर पे जाता है वो अलग तरह की बातें सुनता है। क्यों सुनता है? या तो पेरेंट्स उतना पुरुषार्थ नहीं करते, उतना पढ़ के उसको बताने की कोशिश नहीं करते हैं कि नहीं तुमने जो पढ़ा इसका ठीक है, डिटेल ये था, इसका बैकग्राउंड ये था, या कहते हैं अरे कोई ज़रूरत नहीं है, फटाफट एग्जाम दो, आगे बढ़ो। बोथ काइंड ऑफ। तीसरी कैटेगरी पेरेंट्स की ऐसी मिलती है हमको जो खुद हमारे साथ इसमें जुड़ते हैं। तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू से कि हम जो भी कुछ करना चाह रहे हैं उसमें हम अकेले नहीं कर सकते हैं। वी नीड सपोर्ट ऑफ ऑल दीज सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी टू ब्रिंग अबाउट अ चेंज, राइट। और मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा बदलाव है जिसकी आज हम बात कर रहे हैं। बट अगर यह 10% भी हमारे रहते हो पाता है तो बहुत बड़ा चेंज है समाज के ऊपर। सो इट्स नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट इट, इट्स अबाउट क्रिएटिंग एन इकोसिस्टम। आपने स्टूडेंट्स के चैलेंजेस की बात करी, जो जिस तरह की वो चैलेंजेस फेस करते हैं आज के बच्चे, डिलेमा, डिस्ट्रैक्शंस, ये वो। आप अगर बच्चों को इंस्टीट्यूशंस में सपोर्ट ग्रुप्स देते हैं, उसको मालूम है कि मेरी ये प्रॉब्लम है, से आई एम ड्रग्स एक बहुत बड़ा इशू होता है, नॉट ऑफ कोर्स इन आर पार्ट ऑफ द स्टेट, but I know that students find it very challenging. Making friends is a very big challenge. They don't know how to make friends. They don't know how to speak. वो डर जाते हैं लोगों को देखकर. Introvert. इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं बच्चों की, उसके लिए अगर आप एक इकोसिस्टम देते हैं जिसमें उनको बोलने का मौका मिलता है, गलत कर रहे हो तो उसको सुधारने का मौका मिलता है, पनिशमेंट नहीं, सुधारने का मौका। तो आई एम सेइंग दैट इट शुड बी इनग्रेन्ड इन आवर एजुकेशन सिस्टम कि हम सपोर्ट ग्रुप्स दें, बच्चों की इन स्किल्स पे काम करें। जैसे ही वो कॉन्फिडेंट हो जाएगा कि ठीक है मुझे अंग्रेज़ी नहीं आती, हिंदी तो मैं अच्छा बोलता हूँ, मेरे को कॉन्फिडेंटली हिंदी में जवाब देना है, इंटरव्यू मुझे हिंदी में लिखना है, आंसर मुझे हिंदी में, कॉन्फिडेंस जहाँ बिल्ड हो जाएगा बच्चे का, वो तो कोई भी जंग जीत जाएगा। आई थिंक वी शुड वर्क ऑन द कोर एंड नॉट ऑन ब्लैक एंड व्हाइट। ऑल-राउंडेड डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। इट इज़ वेरी आपको बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। तो जैसे भाई हम लोग जैसे बताया ड्रीमर्स हैं, तो ड्रीमर्स का मतलब केवल ये नहीं कि हमने अपने बेंचमार्क्स करने हैं, सिर्फ अपने देख रहे हैं। हम लोग अपने जब स्टूडेंट से इंटरेक्ट करते हैं, नए नए स्टूडेंट्स आते हैं फर्स्ट ईयर से, आज 25 साल हो गए हैं, तो जैसे पूजा ने एक चीज़ बोली तो उसी से मेरा थॉट ट्रिगर हुआ कि हम लोग उनको क्या बोलते हैं। तो मैं अपने स्टूडेंट्स को ये बताता हूँ, मैं कहता हूँ बेटा देखो हमने पढ़ाई लिखाई का तो ऐसा तरीका बना दिया है कि एक बहती दरिया है, तुम बस इसमें अपने आप को डाल दो, और मुंबई की लोकल ट्रेन है ये भी बोलते हैं, या आप खड़े हो जाइए, आप अपने आप अंदर चल के आगे चल देंगे तो वो चलते चले जाएंगे। लेकिन तुम्हें जो तुम करने आए हो, जो एक बड़ा ध्येय है, वो कैसे पाओगे? तो उनको इसके लिए मैं उनको बोलता हूँ कि तुम्हें अपने मन में, अपने आप से तुमने क्या गलत सही किया, इसको जरूर से एक्सेप्ट करना है। आई ऑलवेज टेल देम, मतलब ये मैं उनको हमेशा जब भी मैं उनसे बात करता हूँ कि खुद से जो सही किया उसको बोलो सही है, भले ही तुम दूसरे से मत बोलो, और खुद को वो भी एक्सेप्ट करो जो तुमने गलत किया है। ऐसा करने से क्या होता है कि आप गलतियां रिपीट नहीं करते हो। गलती रिपीट तभी होती है जब अपने मन को आप समझा लेते हो, डिनाई करोगे जब आप भले ही दूसरे को मत करो, जरूरत नहीं है, लेकिन अपने आप से ट्रूथफुल रहो। बहुत आसान काम नहीं है। दूसरा जो मैं और बड़ा उनके चैलेंज उनके सामने रखता हूं कि बहुत सारे दोस्त बनाओ। जब मैं उनसे ये कहता हूं दोस्त बनाना, जैसा अभी पूजा बता रहा, बहुत आसान काम नहीं होता। दोस्त हमेशा लाइक माइंडेड लोग साथ में आते हैं। दोस्त हमेशा जनरली आदमी उस व्यक्ति के साथ दोस्त बनता है जिसकी कोई पर्सनालिटी में कुछ ऐसा होता है कि जिसके साथ मैं दोस्ती करूं, फ्रीक्वेंसी मैच हो जाती है, जैसे कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी मैच। तो आपको अगर आप जनरली देखोगे कि अगर आपके ज़्यादा दोस्त हैं तो वो लोग थोड़े खुशनुमा होते हैं, अलग तरीके से होते हैं। सो ये भी एक अलग स्किल सेट। सो एक होता है ना कि डायरेक्ट मैसेज पे आदमी तुरंत जो है ब्लॉक कर देता है, लेकिन अगर आप उसको एक तरीके, कुछ एक्सरसाइज के थ्रू, केस स्टडीज के थ्रू या अलग तरीके से उसको समझाओ, सिखाओ, पढ़ाओ, तो उस चीज़ को पढ़ लेता है। नहीं, हम क्लास की चर्निंग कर देते हैं ना। हम जब क्लास के बच्चे ही बदल देंगे तो नए दोस्त बनाने ही पड़ेंगे। दैट इज पार्ट ऑफ इकोसिस्टम। अब जो करना है वो करना है, कैसे करना है रास्ता ढूंढ लिया है। एक तरीके से जैसे साइंस में एवोल्यूशन थियरी है कि आपका इकोसिस्टम ही बदल गया, अभी इवॉल्व करो, अब करो, अभी नेचुरल सिलेक्शन, असम्पशंस चेंज कर दिया, फॉर्मूला डिराइव करके दिखाओ। आपने भी एक बात और बोली कि सेटिस्फैक्शन, बात आपकी बिल्कुल सही है। और मुझे लगता है कि हमें खुद ये रियलाइज करने में 5-7 साल लगे। मुझे लगता था कि ज्यादा पैसा होना या ज्यादा रिसोर्स होना, लाइक दैट गेट्स यू स्टार्टेड, Yes, बट एक पॉइंट पे आप समझते हो नहीं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं। मैं आई केम अक्रॉस अ सेट ऑफ पीपल, मुझे बहुत सारे ऐसे लोग दिखे जिनको वो चाहिए ही नहीं, वो उसमें ही खुश है।
आप उनके घर पहुंचिए, देखा आपका पूरा घर खाली है, उसको 2 चीजें चाहिए। वो एक पंजाबी फैमिली, वो खाने से ही खुश रहता है, बढ़िया खाना खाए शाम को और वो खुश है। आई मीन आज के टाइम पे भी ये अरबपति क्यों काम कर रहे हैं? लाइक मतलब क्या और पैसा कोई सेटिस्फैक्शन दे रहा सो है? हमको उसको ट्रेड को सीखना है। हाँ। हम सब देखते रहते हैं केवल बैलेंस शीट को, वो उसकी आत्मा नहीं है, वो उसकी आत्मा नहीं है। हर व्यक्ति को दूसरों से जो डिफरेंशिएट करता है वो उसकी आत्मा, वो उसकी सोच उसको करती है। एक मैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जैसे एक छोटा सा एक किस्सा है, पुरानी कहानी है, हमको बचपन में सुनाई गई थी कि नारद जी को एक बार अपने ऊपर गर्व हो गया था कि मुझसे बड़ा भक्त दुनिया में कोई नहीं है, मैं तो हमेशा दिन भर सुबह से रात भगवान का नाम लेता रहता हूं। तो उन्होंने जाके भगवान से कहा कि भाई मुझसे बड़ा भक्त है। भगवान ने कहा नहीं, तुमसे बड़ा भक्त वो लोहार है। तो वो जाके लोहार के पास गए, उन्होंने मुझसे बड़ा भक्त का है, कहते हैं उतरे, वो दिन भर 24 घंटे उसके साथ रहे। उन्होंने कहा इसने तो भगवान का नाम ही, मैं तो दिन भर जो है नारायण का नाम लेता रहता हूँ। उसने दिन में 2 बार भगवान को याद किया कर करा के। तो फिर भगवान ने उनको कहा ठीक है, उनको एक पूरी भरी हुई एक पोटल वो जो है कटोरी दी, उसमें ऊपर तक जो है उसमें पानी भर दिया, कहा यहाँ से वहाँ तक जाना 3 घंटे का रास्ता है, लेकिन छलकनी नहीं चाहिए। वो 3 घंटे वो लेके गए नारद जी और कहा देखिए भगवान आपने कहा था एक बूंद भी नहीं छलका। कहता मुझे कितनी बार याद किया। तो मुझे लगता है इसी में जो है जो हमारी जो ये जो कहानियां हैं, इसमें हमारे जीवन का रहस्य छुपा हुआ है कि हम लोग खुशी जो है जिस माहौल में हम रह रहे हैं उसके साथ हम कितना खुश रह सकते हैं, ये ज्यादा जरूरी है, ना कि हम हमेशा उसको खोजता रहें। इट इज देयर विद इन अस। मैं और आप दोनों के खुश रहने के पैरामीटर्स, चीजें अलग अलग हैं। मुझे सुबह उठ के 4:30-5 बजे मैं उठता हूँ, मुझे सूरज को उगते देख के जो खुशी होती है, किसी और को रात में 10-11 बजे आराम से सुकून में बैठ के शायद कोई यूट्यूब वीडियो देख के अच्छा लगता है, कोई पिक्चर देख के अच्छा लगता है, सो बी इट। लेकिन मैं ये सोचता रह जाऊँ कि उसके पास ये, उसके पास ये। मुझे लगता है हमें अपने मन को उसको चर्न करना चाहिए और उसमें से जो मेरे लिए क्या सही है उस चीज़ पे सेटिस्फाई अगर मैं हो जाता हूँ तो शिक्षा का मुझे लगता है ये सबसे बड़ा, और इसीलिए आई थिंक शिक्षा का सबसे बड़ा पार्ट सेल्फ एक्सप्लोरेशन भी होना चाहिए, राइट? सो वो एनवायरनमेंट ही आपको दे पाएगा अगर आप एक्सपोजर आपको है, आप डिफरेंट चीज़ें ट्राई कर पा रहे हो, आप डिफरेंट डोमेन्स में जाके डिफरेंट वैल्यू बेस्ड लर्निंग्स भी आप ले पा रहे हो। आपको परफेक्ट एनवायरनमेंट कभी नहीं मिलेगा, रिसोर्सेज विल नेवर बी इनफ फॉर एनीबडी टू स्टार्ट। If you want to become an entrepreneur, it will never be the perfect situation and scenery for you कि अब हम शुरू कर दें. Right. You have to start. Yes. And you have to start with less and make it grow. That is the whole challenge, right? तो ये चीज़ आनी चाहिए कि जो आपकी रियलिटी है आप उसको एक्सेप्ट करें in first place and make the best of what you can with the existing system. वही चीज़ बच्चों में भी डालनी है, वही चीज़ आगे समाज में जाएगी, वही चीज़ देश बनेगा. इसी बात में ना मुझे अपने 2 स्टूडेंट्स याद आते हैं हमेशा। तो पहले दिन फंक्शन में जब बच्चा फ्रेशर्स नाइट में आता है तो वो स्टेज पे चढ़ा और मिमिक्री करने लगा, डिड एन अमेजिंग जॉब। आज वो एक मतलब देश के सबसे प्रतिष्ठित रेडियो उसमें जॉकी से काम किया और आज वो प्रोड्यूसर है, अपने प्रोग्राम्स करता है। उसी कड़ी में एक दूसरा बच्चा मैकेनिकल इंजीनियरिंग, टोटल फेलियर, बेचारा पढ़ ही नहीं पाता था, बड़ी मुश्किल से रो पीट के हाथ पैर जोड़ के करता है, टेरिफिक सिंगर। आज वो बॉलीवुड का जो है बडिंग सिंगर है। तो उसने अपने वही है ना, उसने अपने दिल की बात सुनी, करी, सेल्फ एक्सप्लोरेशन, किस चीज में वो बेहतर है, अच्छा है, ये उसने किया। और साथ में हमने कैसे सपोर्ट किया कि उसकी इस जर्नी में जितना भी हम उसको रिलैक्सेशन दे सकते थे हमने उसको कभी बाइंड नहीं किया सिस्टम से, नॉट एट ऑल। तुम्हारा पैशन है, तुम अच्छा कर रहे हो, रिजल्ट दिखाओ पहले, ठीक है, तुमने अपनी क्रेडिबिलिटी स्टैब्लिश करी, उसके बाद हम आउट एंड आउट अपने स्टूडेंट्स को सपोर्ट करते हैं कि ठीक है, वी विल रिलैक्स दिस फॉर यू, रिलैक्स दैट फॉर यू, आप आगे बढ़ो, बिकॉज वो उसका पैशन है, वही आगे प्रोफेशन होगा। तो अननेसेसरी एग्जाम लिखवाना, क्लास में बुलाना, कोई फायदा नहीं है उस बात का। एक स्टूडेंट हमारे स्पिरिचुअलिटी क्लब स्टार्ट किया, उसने खूब अच्छे से चलाया, उसने पूरे परिवार समाज से लड़के, आज वो एक इस्कॉन का डायरेक्टर है। एक हमारा बैचमेट है, ही हैज बिकम अ मंक। तो ये समाज से हट के, मैंने बताया ना, इसको समाज एक्सेप्टेंस देने में बड़ी मुश्किल करता है। लेकिन जैसा पूजा ने बोला, हम लोग अपने यहाँ पे, क्योंकि अब एक तरह से हम उसमें थोड़ा बहुत पारंगत हो गए हैं, देख के समझ आता है, तो हम इस चीज़ को कभी भी नहीं रोकते। हम उसको उसी कसौटी पे कभी नहीं आंकते हैं कि तुम्हारे पढ़ाई में नंबर कितने हैं। तुम अगर उसका ये पैशन है तो हम उसको सब तरह से करते हैं। तुम और कोई, मैंने बताया ना, खुश रहना की है, राइट? तो उसको मैं यही कहता हूँ कि तुम इसी लाइन में आगे बढ़ना। ये जरूरी नहीं तुम जाके पत्रकार बन जाओ, ये जरूरी नहीं तुम जाके इंजीनियर बन जाओ। तुम्हारे मन में हमेशा वो टीज बनी रहेगी, तुम कभी भी खुश नहीं रह पाओगे।
तुम्हारा मन है वो करो। 2 जून की रोटी कमाना करना बहुत बड़ी बात नहीं है, वो हर आदमी कर लेगा, इस तरह का जो ह्यूमन रिसोर्स है वो कर लेगा, लेकिन खुश नहीं रह पाएगा। और जब भी जिस चीज़ में आप सबसे सहज होते हो, जो आपके दिल की आवाज़ होती है, अगर आप उस फील्ड में चले जाते हो, तो मुझे लगता है कि ये शिक्षा का जो कार्यक्रम है, जो कोर्सेज हैं, क्षेत्र हैं, आगे आने वाले समय में हम लोग का आगे एक और सपना है कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो लोग हमसे जुड़ते हैं, उनके सपनों को जान के, और जैसे सपनों को उड़ान देना होता है ना, उसके सपने में अगर हम असिस्ट कर पाएँ इन टाइम्स टू कम, मुश्किल काम है, चैलेंजिंग काम है, लेकिन मुझे लगता है तब हमें लगेगा कि हमने अपने इस समय में इसमें और भी कुछ किया, कुछ मतलब वर्थवाइल जो है हम और कंट्रीब्यूशन कर पाएंगे। तो आपके जो चिल्ड्रन हैं तो वो भी बहुत अच्छे हैं एकेडमिक्स में, दे आर ऑल्सो टॉपर्स। तो एक तो एजुकेशन सिस्टम में टॉपर्स क्रिएट हो रहे हैं, मतलब एजुकेशन इंस्टीट्यूट में, दूसरी तरफ घर पे भी टॉपर्स क्रिएट हो रहे हैं। तो मुझे ये चीज़ जानना है कि फैमिली में आपने क्या क्या चीज़ें एम्प्लॉय की, मतलब अपने क्या अप्रोच था आपका अपने बच्चों की परवरिश को लेकर कि वो इस तरीके से डेवलप हो सके, जो भी चीज़ आपने सीखा प्रैक्टिकली कैसे एम्प्लॉय किया। बहुत सारे व्यूअर्स के उनके भी बच्चे होंगे तो बहुत हेल्प हो जाएगी उनको भी। मुझे लगता है कि बचपन से ही एक जो बहुत बड़ा एक वैल्यू डेवलप करना चाहिए किसी भी बच्चे में, कि वो अपना टाइम वेस्ट ना करे। यू शुड लर्न टू रिस्पेक्ट टाइम, क्योंकि बहुत आसान है टाइम वेस्ट करना। और वो बच्चे को केवल बोल के नहीं सिखा सकते हो, पहले आपको खुद अपने लाइफस्टाइल में वो चीज़ उतारनी पड़ेगी। Exactly. पेरेंट्स चाहें कि हम अपना कुछ भी रिलैक्स कर रहे हैं, बच्चे को बोलने तुम बैठ के 6 घंटा पढ़ो, बच्चा कभी नहीं पढ़ेगा। कभी नहीं करेगा। पहले आपको मेहनत करते हैं, जब बच्चा देखेगा कि हाँ हमारे पेरेंट्स इस तरह से टाइम नहीं वेस्ट कर रहे हैं, जब जगे हुए हैं तो कुछ प्रोडक्टिव काम कर रहे हैं, उनका फ्रेंड सर्कल कैसा है, उनकी बातें कैसी हैं, तो घर में भी माहौल बनाने की बात है। इकोसिस्टम हर जगह, ये कॉन्सेप्ट सब जगह है, एक ही जैसा है। इफ यू लुक एट इट, टाइम को अगर देखे तो हम कहते हैं कि हम जब स्टार्ट करते हैं हमारे पास कुछ होता नहीं है। हाँ। लेकिन आज भी अगर आप दुनिया के अरबपतियों को भी देखोगे, उनके पास बहुत पैसा होगा लेकिन वो 1 मिनट समय खरीद नहीं सकते, विच मेक्स इट द मोस्ट प्रीशियस एसेट जो आपके पास टू बिगिन विथ ही होती है। सो विद लेकिन दैट कितने लोग ऐसा देखते हैं उसको? आपको उसकी सबसे ज्यादा इज्जत करनी चाहिए। Right. समय की इज्जत बहुत जरूरी है। तो शुरू से ही एक ये चीज डालनी चाहिए बच्चों में कि एक तो जो भी टीचर्स कह रहे हैं, पेरेंट्स कह रहे हैं, उनकी बात को ऊपर रखें, जज ना करें ज़्यादा, उन पे भरोसा करें, विश्वास करें कि हमारे भले के लिए। आजकल के बच्चे जज बहुत करते हैं, बहुत ओपिनिएटेड हैं हर चीज़ को लेके, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग। हम लोग ने एक ऐसा सिस्टम देखा है जहाँ पे माँ बाप ने अगर कह दिया तो हम पलटते नहीं थे बात, तो कुछ इस तरह की चीज़ें हम करते थे, नेचुरली रिफ्लेक्स में करते थे, जो कि आजकल थोड़ा सा मेरे को लगता है उस पर हमें वर्क करना पड़ेगा। एक्टिविज्म का भी बहुत बड़ा रोल है आज के टाइम पे। एक्टिविज्म जरूरी, ठीक है, अच्छी चीज़ है, थोड़ा विचार होने चाहिए, वो सब होने चाहिए, लेकिन उससे ओवरऑल आउटकम पॉजिटिव होना चाहिए, आउटकम नेगेटिव नहीं होना चाहिए। एक्टिविज्म का ये रूल है, हमने आज़ादी भी पाई तो एक्टिविज्म से ही पाई है। मतलब मैं तो इसमें बिलीव करती हूँ कि नॉन वायलेंस जैसी कोई चीज़ ही नहीं होती है। आपके बहुत ही वायलेंट तरीके थे तभी आप आज़ादी ले पाए। नॉन वायलेंस में तो हम आज भी बेड़ियों में ही बंधे रह जाते हैं। ये अपनी अपनी सोच है, मेरी ये सोच है। तो बच्चों का एक तो ये चीज़ हो गई, दूसरा उनके अंदर एक जो हंगर होती है अच्छा करने की, वो अगर आप बचपन से ही वो बीज बो दें कि जो कर रहे हो अच्छा करो, ज़रूरी नहीं है कि तुम फर्स्ट आओ, बट टॉप 5 में तो आओ, टॉप 5 में आओ, क्योंकि तुम उतना कर सकते हो। तो यू कीप पुशिंग देयर लिमिट्स, कीप धीरे धीरे उनको आप रास्ता दिखाते रहिए, पुश करते रहिए, अपने आप वो जाके वहीं पे बैठ जाएंगे। कभी नहीं भी कर पाए तो ये नहीं है कि आप उनको डांटें, उससे वो शेल में चले जाते हैं। एनकरेजमेंट ज़रूरी है, एक घर में पॉजिटिव माहौल ज़रूरी है उस चीज़ के लिए। मुझे लगता है वो बहुत काम किया हमारे घर में, और हम लोग के भी डिस्कशंस मोस्टली बड़े ही वैसे रहते हैं, हिस्ट्री बेस्ड एंड नॉलेज बेस्ड। तो बच्चे बहुत एंगेज होते हैं, सुनते हैं, एज यू सेड एब्जॉर्ब करते हैं। क्यूरियोसिटी कल्चर वेरी 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 मुझे लगता है कि जो एज फार एज पेरेंटिंग गोज, जैसा आपने शुरुआत की, सबसे ज़्यादा समय बहुत ज़रूरी है, बच्चों को खुश रहना बहुत ज़रूरी है, कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर हम अपनी बात करें तो हमारे यहाँ हमारे बच्चों को अपने माता और पिता में, चाहे पूजा हो चाहे मैं हूँ, उनमें कोई डिफ्रेंसिएशन हमने क्रिएट नहीं होने दिया। मेरे बच्चे जितना सहज दोनों पेरेंट्स के साथ इक्वली सहज हैं। और इसके साथ साथ जो इसके पहले हम बात कर रहे थे कि खुश रहने के लिए मटेरियल की ज़रूरत नहीं होती है, ये एक मिसकॉन्सेप्शन है। आज की तारीख में अब वो ज़माना नहीं रह गया कि
हर जो चीज़, अगर कोई चीज़ को आप डिफाइन करें, वो चीज़ चाहिए, वो एक एक्स मनी में ही आती है, वो हर तरह के पैसे में हर चीज़ से अवेलेबल है। तो अब वो चीज़ों की कमियां नहीं रह गई हैं। कमी किस चीज़ की रह गई है? क्वालिटी टाइम की। आप उसके साथ उसकी बात सुने, उसके लेवल पे। फिर जो हम अपने कार्य क्षेत्र पे करते हैं वही एक तरह से घर पे करते हैं। तो बच्चों की जो मेंटल लेवल है, जो उसकी सोच है, जो उसके रोज की छोटी मोटी परेशानियां हैं, या कह लीजिए जो छोटी मोटी बातें हैं, आपको उनको उतनी ही तवज्जो देनी है। जब वो बच्चा आपके साथ बिल्कुल सहजता से कंफर्टेबल फील करेगा, तब जो है आप दोनों एक तरह से एक सोल बन जाओगे, एक कनेक्ट हो जाएगा, एक पाइपलाइन डायरेक्ट जुड़ जाएगी। उसके बाद जो कुछ भी है, जब कम्युनिकेशन चैनल आपने खोल दिया, ये की है खुश रखना और कम्युनिकेशन चैनल खोलना। उसके बाद ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ हर व्यक्ति अलग तरीके से बना होता है, लेकिन बच्चों की जो स्ट्रेंथ्स हैं उनको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं किया गया होता, तो अगर मैं सचिन तेंदुलकर से कहता कि तुम IIT निकालो, तो वो इनजस्टिस होता उसके साथ। तो मुझे ये भी समझना बहुत ज़रूरी है। और अगर IIT नहीं निकाला तो दुनिया ख़त्म हो जाएगी, ये भी बहुत गलत है। मैं आज की तारीख में देखता हूँ, जब मैं अपने बच्चों का नर्सरी और KG में एडमिशन करा रहा था, तो एक स्कूल से सर्टेन स्कूल्स, उनमें एडमिशन ना होने पे पेरेंट्स जो है वो डिप्रेशन में चले गए थे। इट इज सो सैड। आपको ये नहीं समझ आता कि आपकी इस सोच का इम्पैक्ट आपके बच्चों पे किस तरह से उनमें हीन भावना पड़ती है। तो जो है उसमें खुश रहना, जो भी आपके पास है उसको ये मानना कि ये बेस्ट है आपके पास, जो है ये सबसे अच्छी चीज़ है। आत्मविश्वास, जो हम लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे ना, वो एक्चुअली बड़ी बड़ी बातें नहीं, वो हमारी रोज़मर्रा की बातें हैं। जिस दिन हम इन चीज़ों को अपने रोज़ के विचार में उतार लेंगे, और मुझे लगता है शायद यही कारण रहा कि आप अगर मेरे बच्चों से मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग वी हैव बीन डूइंग सो वेल, बट वो उसी तरह से खाना बनाते हैं, उनको गाना का भी शौक है, हम लोग खेलते कूदते, मतलब शाम को 3-4 घंटे रोज़ खेलना, रोज़ हर तरह की पिक्चर देखना। लेकिन उनको ये भी मालूम है कि स्कूल में उनको किसने क्या बोला, किस बच्चे ने क्या बोला, किसने प्रपोज किया, किसको उन्होंने मना किया, क्या, मतलब दे विल शेयर एवरीथिंग विद अस। तो जब आप एक दोस्त की तरह जब माँ बाप आप बन जाते हो, तो मुझे लगता है आप जो है उसमें सबसे अच्छी चीज़, टॉपर्स शब्द को मैं रिप्लेस करना चाहूँगा, लेकिन आप एक अच्छा व्यक्ति, उनमें से एक अच्छा बच्चा, एक अच्छा स्टूडेंट, एक अच्छा भाई बहन जो है बनाने में जो है आप सफल हो जाओगे। I feel and I really urge all the parents and all the audience listening to me. I feel very sad for the kids जिनके पेरेंट्स उनको प्रेशराइज करते हैं कि तुम फलाने करियर के लिए तैयारी करो, स्कूल छोड़ के कोचिंग करो, ये करो। आई रियली फील सैड फॉर सर, बिकॉज यू आर डूइंग नथिंग, यू आर जस्ट क्रिएटिंग डिप्रेस सोल्स। आप कुछ नहीं कर रहे हो, मतलब उस बच्चे को आप छोड़ दो, वो जो अच्छा करना चाहता है उसको उस फील्ड में डेवलप ग्रो करने दो। और अब ये टाइम, हम लोग का टाइम अलग था, अब ये टाइम ऐसा है कि हर फील्ड का अपना बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत ज़्यादा आप कुछ कर सकते हो किसी भी फील्ड में, और बहुत बदलाव आ गया है समाज में उस चीज़ को लेके। लेट देम ग्रो, लेट देम ब्लूम। वो चीज़ मुझे बहुत तरस आता है ऐसे बच्चों पे जो अननेसेसरी प्रेशर में रहते हैं। उनका कॉन्फिडेंस ख़त्म, उनका समय ख़त्म, फ्रेंड्स ख़त्म, स्कूल लाइफ ख़त्म। इमेजिन 10th के बाद उनका स्कूल ही नहीं रह जाता, सेल्फ एस्टीम कम, सब खत्म। उनको बता दिया जाता है ये है तो जीवन है, वरना कुछ नहीं है। ये जो ब्लूम की डेफिनेशन है ना, ये सबकी अलग अलग है। वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट खुशी इज नॉट अ कॉमन प्लेटफॉर्म। आपको किसी और चीज़ में मिलती है, मुझे किसी और चीज़ में मिलती है। सो हम एक दूसरे को, मैं आपको और आप मुझे अपनी खुशी की डेफिनेशन से पुश नहीं करें। कंटेंटेड होना चाहिए, बट इसके साथ साथ जो आपका सपना है ना, वो सपना खोजने के लिए फ्रीडम, और उस सपने को खोजने के लिए अपनी सोच जरूर डेवलप करें। एज पेरेंट्स मेरी ये ड्यूटी जरूर से बनती है कि आप उसको उसको इतना बढ़ाएं, उसके दिमाग को इतना खोलने की कोशिश करें, एक्सपोजर दें कि वो अपना सपना खोज पाए। और वो जरूरी नहीं है कि वो फैट सैलरी हो, वो जरूरी नहीं है कि विदेश जाना हो, वो जरूरी नहीं है कि कोई बहुत बड़ा करियर हो। No, but all said and done, it doesn't mean कि you make it easy pie for your kids. Yes, of it doesn't course. mean that. They should work hard. They should work hard. They should struggle. They should know the value of working hard, getting results, performing well. They should know that. But things that matter to them. Yes. Of course, yes. जिस चीज़ में उनको अच्छा लगता है और जिसमें उनका नेचुरल एक रिफ्लेक्स में अच्छा करना चाहते हैं, उनको उसमें ब्लूम कर देने, उसमें आप पूरी अपॉर्चुनिटी दीजिए, और फिर उसमें बोलिए कि अब इसमें तुम बेस्ट करके दिखाओ।
तुम जर्नलिज्म पढ़ना चाहते हो, तुम इसमें बेस्ट करके दिखाओ। तो जो तुम रास्ता चुन रहे हो उसमें सबसे अच्छा ऊंचाई तक पहुंच कर दिखाओ। मेरे ख्याल से अगर ये अप्रोच रहेगी तो इट विल बी विन विन सिचुएशन फॉर एवरीबॉडी। राइट, आई थिंक जैसे आपने कहा वो कम्युनिकेशन चैनल डेवलप करना, आई ऑल्सो थिंक कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अक्सर हम ये देखते हैं कि बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों से कनेक्ट ही नहीं कर पाते और बच्चे पेरेंट्स के साथ कुछ भी शेयर नहीं कर सकते। सो देयर पेरेंट्स आर लाइक सम कोई एक High अलग and ही चीज, mighty. हाँ, High मतलब and जिनसे mighty जो हमारे वेवलेंथ में ही नहीं है, वो जेन ज़ी और पता नहीं कौन सी एग्जैक्टली। generation। और ये चीज मैंने भी अपने बचपन में देखा था, सारे मेरे फ्रेंड्स का यही रहता था कि भाई पेरेंट्स के साथ जीरो अंडरस्टैंडिंग, और वो हर चीज में जजमेंटल होंगे कि ऐसे कैसे ऐसे, तो कम्युनिकेशन चैनल तो है ही नहीं, मतलब जीरो कम्युनिकेशन और इज उसमें देयर, गलतियां होने का चांसेस मैक्सिमम रहते हैं। बढ़ जाता है, बिकॉज फिर आपका इन्फ्लुएंसर कौन बन जाता है? आपके दोस्त। मुझे लगता है इसमें Right. गलती पेरेंट्स की है। पेरेंट्स बच्चों की जो छोटी सी दुनिया है उसका हिस्सा नहीं बनते हैं। ये बच्चों की गलती नहीं होती है। Right. बच्चा तो बिल्कुल कच्ची मिट्टी है, उसको आप जैसे जो माहौल देंगे वो ढलेगा। पेरेंट्स अगर उसकी दुनिया में उसकी छोटी छोटी बातें नहीं सुनते हैं, इसकी उससे लड़ाई हो गई, उसने पेंसिल छीन ली, उसने ये कर दिया, वो Trust gain नहीं हाँ, करते। आप वही बातें हैं उसके पास। इतने छोटे बच्चे के पास और क्या, इकोनॉमिक्स, वो पॉलिटिकल इंटरनेशनल अफेयर्स तो डिस्कस नहीं करेगा। यू हैव टू कम टू दैट लेवल एंड स्टैब्लिश दैट बॉन्ड विच पेरेंट्स डोंट डू। वो अभी अपने में कहीं पर बिजी हैं, वो बिजी हैं तो फिर वो टाइम भी निकल गया, वो टाइम फिर कभी नहीं। बट ये जिम्मेदारी है, मैं समझ सकता हूँ कि पेरेंट्स के भी बहुत Parents के भी चैलेंजेस अपने होते problems होते हैं, हैं। उनकी अपनी चीज़ होते हैं, लेकिन एज पेरेंट्स मतलब मुझे लगता है कि जो बच्चे इस दुनिया में आते हैं तो एज पेरेंट्स हमारी वो जिम्मेदारी बनती है कि हमने उनको इस दुनिया में लाए हैं, तो अब वो हिस्सा बनेंगे इस दुनिया का, तो जो उनका जीवन हो वो सबसे सहज हो, खुश हो। तो इसके लिए मुझे लगता है कि हमको वो एक्स्ट्रा माइल कवर जरूर से करना चाहिए। इट इज़ वेरी आई थिंक इंपॉर्टेंट। स्टूडेंट्स के लिए यही कहा जा सकता है कि अगर लेट्स से बाय चांस अगर आपके पेरेंट्स आपको लगता है कि आपको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे, तो जो भी आज टिप्स शेयर की गई है कि अपने पैशन को खोजना, ये समझना कि बहुत ऑल ऑप्शंस है, प्रेशर पे सकम्ब नहीं करना, और थोड़ा सा प्रेशर को विथस्टैंड करके ये देखना कि मैं किस मिट्टी का बना हूँ और मेरे लिए क्या ऑप्शंस है, मेरा वो मेरी वो सिल्वर लाइनिंग क्या है, या मेरे अंदर वो क्या काबिलियत है जिसका एक बाहर की दुनिया में एक बहुत बड़ा बहुत बहुत वैल्यू है। आई थिंक किसी भी हालत पे उस पर फोकस करते रहना और ट्राई करते रहना, और ये समझना कि पेरेंट्स गुड इंटेंशन में ही प्रेशर डाल रहे हैं, बैड इंटेंशन नहीं है वो, Absolutely. राइट। वो अब बेस्ट ही चाह रहे हैं, जस्ट कि वो इस बात से अवेयर नहीं है कि इसका एक स्टूडेंट पे क्या असर पड़ रहा है। सभी स्टूडेंट्स को जो आप बोलो ना, एक अगर मैसेज की तरह इसको देखें तो ये ज़रूरी है। बिल्कुल सही आपने कहा, और जैसे टैग लाइन पूजा ने बताई थी, चेज रियलिटी एंड ड्रीम्स विल फॉलो। जो आपके सपने हैं ना, वो आपकी इच्छा से पूरे होंगे, और आपका जिस तरफ आप सबसे सहज हो, जिसमें आपको सबसे ज़्यादा मज़ा आता है, जिसको आप सबसे नेचुरली परफॉर्म कर पाते हो, आपको कोशिश करके उसी तरफ जाना चाहिए। या अगर कोई मान लीजिए उसमें लिमिटेशंस हैं, तो उस पर आपको ज़रूर से बहुत सारा समय देना चाहिए, क्योंकि अगर आपका चित्त शांत रहेगा, आपका मन शांत रहेगा, आपका मन खुश रहेगा, आप सब चीज़ में अच्छा करोगे। एक आप अच्छे इंसान बनोगे, आप अच्छे माता पिता बनोगे, आप अच्छे भाई बहन बनोगे, आप अच्छे दोस्त बनोगे। उस पर ज़रूर काम करें, उस पर कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, उस पर यह ना सोचो कि मैं बाद में कर लूँगा। उसको आज ही शुरू करें, जिसमें आपको अच्छा लगता है वो काम ज़रूर से करें आप, और अपना एक एक कतरा लगा दीजिए बिल्कुल उस पे, वो आप अपने वो ऑटोमेटिक अपने आप हो जाएगा। वो अपने आप होगा। जो चीज़ आपको अच्छी लगती है ना, वो सहजता है। सहज वर्ड मैंने सोच समझ के इस्तेमाल किया, उसमें आप ऑटोमेटिकली जाओगे और अच्छा करोगे। बट आई थिंक वी आर कॉट अप इन द सिचुएशन जहाँ पे पेरेंट्स को लगता है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, सम करियर्स आर नॉट फाइनेंशियली वायबल, तो वहाँ पे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ जानी चाहिए, फिर तुम गाना बजाना करते रहना, ये करना, those kind of या performing. दूसरे को देखकर भी ड्राइव होते हैं। Drive कंपैरिजन्स होते हैं, बहुत होते हैं। अरे comparisons होते मेरी हैं। फ्रेंड का बेटा तो ये कर रहा है, यूपीएससी वो शर्मा जी का बेटा तो देखो क्या कर रहा है। Parents, I think parents should learn. They need to be educated. We should have universities for parents. Oh yeah, so true, right? So true. I So, think yeah. parenting को लेकर भी एक इंडियन इनिशिएटिव होना चाहिए, बिकॉज गुड पेरेंट्स विल क्रिएट ब्राइट Definitely, and they will give better environment. हमारे पास तो 8 घंटे बच्चा है, बाकी घंटे तो घर में है, पेरेंट्स के साथ बिकॉज है. ट्रस्ट मी, पेरेंट्स वांट दिस, Yes. लाइक उनको बैडली, मतलब हम तो सिर्फ बोल सकते हैं, वो तो अपने बच्चों के लिए एक्चुअल में केयर कर रहे हैं। हम लोग PTMs Right. करते हैं, बिल्कुल स्कूल की तरह से, छोटे बच्चों की तरह। हम अपने टीनेज बच्चों के लिए भी PTMs करते हैं, मेंटर मेंटी प्रोग्राम्स हमने फ्लोट किए हुए हैं, ये सब हम करते हैं। बट आई रियली फील दैट वी शुड इन्वेस्ट मोर एनर्जी ऑन पेरेंट्स टू गेट बेटर आउटकम ऑफ वॉट वी वॉन्ट टू डू. सो या इट्स अगेन क्रिएटिंग दैट सिनर्जी. सो श्री राम स्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी में लाइक बेसिकली आप क्या अलग कर रहे हैं जो कि दूसरे यूनिवर्सिटीज़ नहीं कर रहे? बिकॉज जिस तरीके से मैं सुन रहा हूँ, तो प्लान तो काफ़ी ग्रैंड स्कीम है,
और 2 IITians रन कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली इट्स गेटिंग बेस्ट ऑफ मेनी वर्ल्ड्स फ्रॉम हियर. तो what makes this university different from other universities? आई थिंक द नंबर वन थिंग इज़ कि हम जो भी चीज़ करते हैं, जो डिसीजन लेते हैं, जो पॉलिसी बनाते हैं, जो इकोसिस्टम क्रिएट करते हैं, वो स्टूडेंट सेंट्रिक होता है. हमारे सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स स्टूडेंट्स हैं, उन्हीं को बाहर सोसाइटी में जाना है. तो हमारा मोस्ट ऑफ द एनर्जी गोज इनटू मेकिंग द एंटायर थिंग स्टूडेंट सेंट्रिक. अब उसके लिए उनको प्रेशर टेकिंग केपेबल बनाना है, रिस्क टेकिंग बनाना है, सॉफ्ट स्किल डेवलप करना है, एकेडमिकली उनको एनहांस करनी है, उनकी सोच में क्यूरोसिटी एलिमेंट डालना है. तो ये जितना भी सब कुछ करना है, ये सारा एक बच्चे पे हो रहा है, एक स्टूडेंट पे हो रहा है. उसके लिए क्या क्या प्रोसेसेस बने, कैसा इकोसिस्टम बने, क्या उसका सपोर्ट सिस्टम बने इस पूरी चीज़ में, उस पर मुझे लगता है कि हम लोग बहुत ज़्यादा काम करते हैं, दिन रात उस पर लगते हैं, और हमको वो चीज़ बहुत अलग करती है. इट इज़ नॉट अ रूटीन प्लेस जहाँ पे आप आए, फीस दी, क्लास हुई, डिग्री मिली, चले गए. वो ऐसे लोग यूजुअली सिस्टम में सर्वाइव नहीं कर पाते. हमारे यहाँ वही बच्चे अच्छा और बहुत अच्छा करके ले जाते हैं, क्योंकि उनको बहुत सारे एवेन्यूज़ मिलते हैं. तो ये एक चीज़ हमको अलग करती है कि बच्चों का ना केवल एकेडमिक ग्रोथ पे हम फोकस करते हैं, साथ में उसका को करिकुलर एंड अदरवाइज उसका जो भी एक पैशन उसका जहाँ पर ड्रिवन है, उस पर भी हम लोग काम करें. दिस मेक्स इट वेरी वेरी डिफरेंट फ्रॉम ऑल दी अदर यूनिवर्सिटीज़. मुझे लगता है कि रामस्वरूप यूनिवर्सिटी में हम लोगों ने जैसे हमेशा से अगर आप सुनेंगे तो पूरा काम जो है हैप्पी सोल्स क्रिएट करने का काम किया है. क्योंकि हम लोग पहले दिन भी अपने स्टूडेंट्स को यही मैसेज देते हैं और थ्रू आउट ये देते रहते हैं कि अल्टीमेटली आपको जाके समाज का हिस्सा बनना है. वी डोंट टॉक अबाउट कि आप प्रोफेशनल हो, आप इंजीनियर बनने वाले हो, आप लॉयर बनने वाले हो, आप कहीं लीगल असिस्टेंस दोगे, या आप एक आर्किटेक्ट बनोगे, या जो भी बनोगे. लेकिन जो सबसे ज़रूरी है कि आप समाज का एक हिस्सा बनने वाले हो, और जो वो एक अच्छा हिस्सा बनने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जो वैल्यू सिस्टम है, उस पर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा काम करते हैं. और वही मुझे लगता है कि रामस्वरूप यूनिवर्सिटी को और जगहों से थोड़ा सा फ़र्क बनाती है. जहाँ तक आपने IIT की बात की, तो डेफिनेटली वो तो कोर है हमारा. लेकिन इसके साथ साथ आज 25 साल हो चुके हैं, और हम लोगों ने जब चूँकि हम लोग IIT से हैं और हर चीज़ को बहुत ही मायने से, बहुत सलीके से देखते हैं, तो इन स्टूडेंट्स को भी हमने बहुत क्लोजली मॉनिटर किया है. और उसके बाद जो एक प्रोसेस निकाला है, जो हमारी जो टैग लाइन है उसमें दिखता है कि चेज रियलिटी एंड ड्रीम्स विल फॉलो. तो हम जो सपनों को है उसको छोटी छोटी रियलिटीज़ में ब्रेक करके, स्मॉलर गोल्स जो आपको गेटेबल लगते हैं, जो रियलिटी लगती है, आप जब उन छोटे छोटे गोल्स को करते रहते हो, चाहे वो पढ़ाई के माध्यम से हो, चाहे वो को करिकुलर के माध्यम से हो, चाहे वो बहुत सारे अलग अलग इंटरेक्शंस के माध्यम से हो, बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें हैं. फाइनेंस सिखाना है तो हम अगर कोई बच्चा एक छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है तो उसको उसका वाइट पेपर बनाना पड़ता है. ऐसा नहीं है कि बस आए और करके चल गया. उसको उसका बजट बनाना पड़ेगा, फिर खर्चा करेगा, फिर अप्रूव कराएगा. इन द प्रोसेस देयर इज़ अ लॉट ऑफ लर्निंग. सो हम इन छोटी छोटी रियलिटीज़ के माध्यम से आपके सपनों को साकार करने का काम करते हैं. मुझे लगता है ये बहुत ही एक डिफरेंट चीज़ है रामस्वरूप यूनिवर्सिटी के साथ. और साथ साथ जो फिर से मैं रिपीट करूंगा कि जो ये समाज है जिसका हिस्सा बनाने के लिए हम आपको तैयार करते हैं, ये जो है, मैं अगर एक बात आप पूछोगे श्री रामस्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी की, तो मुझे लगता है ये बात हमको औरों से फ़र्क बनाती है. एक चीज़ और है कि हम लोग रोट लर्निंग को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं थ्रू आवर प्रोसेसेस, और टीचिंग लर्निंग में एक्सपीरियंशियल लर्निंग को ज़्यादा से ज़्यादा इंट्रोड्यूस करने की कोशिश है. और बच्चों के जो भी असाइनमेंट्स हैं या असेसमेंट्स हैं, उन सब में उनको यूनिक जब हम बना देंगे तो अपने आप ही कॉपिंग कल्चर ख़त्म हो जाएगा, अननेसेसरी मेमोराइजेशन ख़त्म हो जाएगा, फियर ऑफ एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा. अगर आप छोटे छोटे पीसेस में उनका असेसमेंट्स करेंगे, एक फॉर्मेटिव असेसमेंट की तरफ जाता है, क्योंकि उसी बच्चे को ज़्यादा मौका मिलता है परफॉर्म करने का, रादर देन अडॉप्टिंग अ कल्चर जहाँ पे उसका एक बड़ा एग्ज़ाम हुआ और उसी पे सब कुछ बेस्ड है. अगर उसकी तबीयत ख़राब हो गई या उसका कोई इमरजेंसी आ गई, उसका एग्ज़ाम ख़राब हो जाता है. वी डोंट बिलीव इन दैट सिस्टम. हम छोटे छोटे पार्ट्स में उसका असेसमेंट ब्रेक करते हैं, उसको बहुत सारे मौके देते हैं, जिससे कि वो अगर गिर भी रहा है किसी एग्ज़ाम में तो उठ के फिर चल सके. तो ये चीज़ हमको अलग बनाती है. इसके अलावा हमारे यहाँ नेशनलिज्म को लेकर और एक इंडियन ग्रैंड नैरेटिव को सेट करने के लिए बार बार अपने एक अंडर करेंट एक माहौल रहता है कि आप जो हो उसमें यू शुड हैव अ सेंस ऑफ प्राइड एंड बिलोंगिंगनेस टूवर्ड्स योर कंट्री, योर फैमिली, एंड अ वेरी हाई सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी.
छोटी सी बात है, वोटिंग सीज़न है, हम कहते हैं कि पहले आप फंडामेंटल ड्यूटी की बात करो, जो कि वोटिंग आपकी ड्यूटी है, उसके बाद आप फंडामेंटल राइट्स की बात करो। तो इस तरह की कुछ बातें जब करते हैं तो बच्चों को कहीं ना कहीं ये बातें इनग्रेन्ड होती हैं। ये बातें मुझे लगता है कि हम लोग अक्सर करते हैं और एक माहौल है इन चीज़ों को लेके। एंड सिंस इतनी सारी एक्टिविटीज़ राउंड द ईयर बच्चों की चलती हैं यूनिवर्सिटी और कॉलेज कैंपसेस में, तो बच्चे बहुत पॉजिटिवली एंगेज रहते हैं। आप उनको खाली छोड़ देंगे तो डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे और इधर उधर भटकेंगे, समय ख़राब करेंगे, गलत आदतों में पड़ेंगे। उनको बिज़ी करना बहुत ज़रूरी है। तो ये भी एक मुझे लगता है जो चीज़ हमको अलग करती है, हम अपने यहाँ स्टूडेंट्स को बिज़ी बहुत रखते हैं। कुछ ना कुछ उनका एजेंडा रहता है रोज़ आने का, एंड दे लुक फॉरवर्ड टू कमिंग, विच इज़ वॉट मेक्स अस वेरी डिफरेंट। सो आई थिंक एक बहुत ही सिस्टमैटिक अप्रोच से आपने सक्सेस को सिस्टमैटिक बना दिया है, मतलब जितना मुझे समझ में आ रहा है। सो जैसे एक लॉ है, एक प्रिंसिपल है, एग्रीगेशन ऑफ मार्जिनल गेन्स करके, जो बेसिकली यही कहता है कि सक्सेस को हम ग्रैंड स्कीम में देखते हैं, बट एक्चुअली में उसके पीछे की जो रेसिपी होती है वो 1% इम्प्रूवमेंट ऑन वैरायटी ऑफ पैरामीटर्स होता है। तो ये 1% करके एक एग्रीगेशन इफेक्ट आता है, पिक्चर बनती है, बिगर पिक्चर बनता है, और वो अनबिलीवेबल लगता है। रियलिटी से ड्रीम्स, एग्जैक्टली, रियलिटी से ड्रीम्स। यस। सो कई सारे डेटा आज के टाइम पे पब्लिश हुए हैं जो ये बता रहे हैं कि इंडिया में जैसे ग्रेजुएट्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन वो ग्रेजुएट्स मोस्टली या तो अनएम्प्लॉयबल है, मतलब उनमें कोई ऐसा एज सच कोई स्किल नहीं है जो एम्प्लॉयबल हो, राइट? मतलब कॉर्पोरेट वर्ल्ड को वो बेनिफिट नहीं कर पा रहे इन एनी वे। और नंबर 2, काफ़ी सारे लोग अंडर एम्प्लॉयड भी है, यानी बड़ी डिग्री लेके बैठे हैं लेकिन कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो कि बिना डिग्री के भी हो सकता है। सो इसके पीछे क्या रीज़न है? आप बीइंग अ यूनिवर्सिटी, आप कॉर्पोरेट्स के साथ भी टाइड अप रहोगे, तो उनके क्या नीड्स है, बच्चों को क्या सिखाया जाता है दूसरे यूनिवर्सिटीज़ में जो कि वो नीड को सफाइस नहीं कर पा रहे? सो कैन यू शेयर मोर लाइट ऑन दैट? तो सबसे इसके 2 हिस्से हैं एक्चुअली, जो सवाल आपने पूछा। जॉब्स का क्रिएशन जो है ये एक देश में, और एक इंडस्ट्री जिस तरह से उसमें चल रही है, जब कभी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, जैसे Y2K प्रॉब्लम आई थी तो उसके लिए बहुत सारे हमको कंप्यूटर साइंस के रिसोर्सेज चाहिए थे। आज की तारीख में भी देखें कि कंप्यूटराइजेशन जो है हमारे देश में अभी 15 से 20% ही हुआ है, तो बहुत कुछ होना है, इसीलिए बहुत सारे कंप्यूटर साइंस के रिसोर्सेज की ज़रूरत है। तो एक तो होता है कि इंडस्ट्री में किस तरह के रिसोर्सेज की ज़रूरत है, वो डिसाइड करता है कि किस तरह के रिसोर्सेज हमारी यूनिवर्सिटीज़ प्रोड्यूस करें। ये तो एक मुझे लगता है शॉर्ट टर्म गोल हो गया। इसके साथ साथ मैंने हमेशा ये फील किया, और हम दोनों जीते जाते इस चीज़ के एग्जाम्पल हैं, कि हमारा देश, क्योंकि ये 140 करोड़ लोगों का देश है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी एक लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हमें एंटरप्रेन्योर्स को भी क्रिएट करने की, थिंकर्स को क्रिएट करने की ज़रूरत है, खुद से कुछ ना कुछ करें। क्योंकि मुझे लगता है कोई अगर छोटा काम भी कर लेता है, एज सिंपल एज एक वेबसाइट या कोई कहीं पे भी आप कोई छोटी सी भी अगर किसी की प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए कोई छोटी भी चीज़ बना देते हो, तो मुझे लगता है कि इतने बड़े देश में वो एक बड़ा वेंचर बन सकता है। तो इस तरह की सोच डेवलप करने की ज़रूरत है। बट येस, जो इस बड़े समंदर में जो आपने बोला कि, तो रामस्वरूप विश्वविद्यालय जो है, हमारी कोशिश ये रहती है कि लर्निंग एंड डिलीवरिंग मॉडल पे हम लोग काम करें। हमारे जितने कोर्सेज होते हैं हम उनको डिफरेंट ट्रीटमेंट्स देते हैं। इन डिफरेंट ट्रीटमेंट्स देने से पर्पस उसका यही होता है कि आप लाइफ की डिफरेंट सिचुएशंस के लिए जो है आप तैयार हो जाओ। ऐसा नहीं है कि हमने आपको केवल एक तरीका सिखाया है और आपको वही रास्ते पे चलना आता है। तो डिफरेंट, हर सब्जेक्ट का एक अलग ट्रीटमेंट होना चाहिए, अलग गोल होना चाहिए, अलग तरीके से पढ़ाया जाना चाहिए। हम कोशिश ये कतई नहीं करते कि हर टीचर एक तरीके से पढ़ाए। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि सारे टीचर्स बेस्ट ऑफ बेस्ट हैं, ऐसा कभी नहीं हो सकता, कतई नहीं हो सकता। कमज़ोर टीचर है तो मुझे समझ आना चाहिए लाइफ में, कभी ऐसा मिले कि मेरे को, मान लीजिए मुझे बॉस अच्छा नहीं मिल रहा, तो लेकिन मुझे डिलीवर करना है, तो मैं खुद से बढ़ चढ़ के उस चीज़ को कर सकूँ, तो वहाँ पे ये लर्निंग है। उस कोर्स को भी मुझे वर्थवाइल बनाना है। तो एक तरह से रियल लाइफ सिचुएशंस हम लोग क्रिएट करते हैं, बट एट द सेम टाइम हम इसकी मॉनिटरिंग बहुत अच्छे से करते हैं। इसका इम्पैक्ट क्या आ रहा है उसके लिए भी हमने बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रोसेस बनाए रखते हैं। और इसके साथ साथ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स पे हम लोग अपने यहाँ बहुत ज़्यादा काम करते हैं, जिससे मुझे लगता है वो भी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ाने में जो भी रिसोर्सेज हैं या क्रिएट हो रहे हैं हमारे देश में, हमारे आसपास, हमारी कोशिश ये रहती है, और ऐसा हो भी रहा है कि हमारे विश्वविद्यालय के जो स्टूडेंट्स हैं वो उसमें एक बहुत बड़ा चंक जो है वो लेके चले जाते हैं।
इसमें ये हमको बहुत अच्छा भी लगता है, गर्व भी महसूस होता है, और शायद इसीलिए डिमांड भी ज़्यादा रहती है कि स्टूडेंट्स को हम इस तरह से ट्रेन करने की कोशिश करते हैं थ्रू आर प्रोसेसेस, थ्रू आर वेज एंड मीन्स। छोटी छोटी ट्रिक्स भी हैं उसके अंदर, सेंसिटिविटीज़ भी हैं हमारी। ये ट्रिक्स कुछ नहीं है, बस हम रोज़ क्योंकि देखते रहते हैं उसको पूरी दिलो जान से, क्योंकि उसमें लगे रहते हैं, तो हम तुरंत हमें समझ आता रहता है कि क्या करेक्शन करें, क्या बढ़ाएं, क्या घटाएं। तो जो भी एवेन्यूज़ हैं उनमें सबसे बेहतर एवेन्यूज़ हमारे स्टूडेंट्स को मिले, यही हमारा परसूट भी रहता है, और मुझे लगता है काफ़ी हद तक हम इसमें सफल होते हैं। और मेरा तो अगेन फिर से ये मानना है कि जैसे जैसे देश आगे बढ़ेगा तो हमारे स्टूडेंट्स भी और ज़्यादा बुलंदियों को हासिल करेंगे। जस्ट टू पुट थिंग्स इन पर्सपेक्टिव, रामस्वरूप यूनिवर्सिटी जिस एरिया में है, जब हमने शुरू किया था उस समय वहाँ पे और कॉलेज भी जब हमने 25 साल पहले शुरू किया था, तो लखनऊ शहर से वहाँ तक पहुँचने में जो बीच का रास्ता था वो जंगल टाइप का पड़ता था, ठीक है। आज की डेट में अगर आप वहाँ जाते हैं इतना काम करने से, और बहुत सारे वेंचर्स आ गए हैं, स्पेशली आर यूनिवर्सिटी जहाँ सिचुएटेड है, इतना ज़बरदस्त ग्रोथ हो गई है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, डेमोग्राफिक चेंजेस हैव स्टार्टेड हैपनिंग, जिस तरह का वहाँ पे एम्प्लॉयबिलिटी इंडेक्स बढ़ गया है, क्योंकि आप कोई भी वेंचर डालेंगे, आप एक छोटी दुकान भी अगर खोलते हैं तो आपको 2-3 लोग काम करने के लिए उसमें चाहिए होते हैं। नाउ इमेजिन अ वेंचर लाइक अ यूनिवर्सिटी कमिंग अप इन अ रिमोट एरिया, तो वहाँ पे हमको सब तरह के लोग चाहिए काम करने के लिए, माली भी चाहिए आपको और हेल्पर्स भी चाहिए, इकोसिस्टम डेवलप हो जाता है पूरा। तो कितना ज़्यादा एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ी है उस एरिया की, होटल्स, रेस्टोरेंट, आसपास इतने सारे वेंचर्स आ गए हैं, लैंड की कीमत अचानक से वहाँ पे बढ़ गई है। सो यू आर ब्रिंगिंग अबाउट अ वेरी पोटेंशियल चेंज विद वन वेंचर। बाय दिस आई मीन कि जितना हम अपने यहाँ के मैन पावर को, अपने स्टूडेंट्स को एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ एनकरेज करेंगे, देखिए एक जो भी पॉपुलेशन है हमारी समस्या लाती है, लेकिन इसके साथ अपॉर्चुनिटी भी बहुत लाती है। और इतना ज़्यादा अभी गैप है एक माहौल देने में, एक सोसाइटी को डेवलप्ड सोसाइटी की तरफ जाने में। तो अगर आजकल के बच्चे उसी चीज़ को पहचान लें, और आपदा में ही अवसर है, बहुत बड़ा अवसर है, और उसी चीज़ को पहचान के अगर वो अपने ही क्षेत्र में वो बदलाव लाने की कोशिश करें थ्रू देयर ओन वेंचर, वो जो भी काम करें वो अपना काम शुरू करें। आप एम्प्लॉयबिलिटी की बात करते हो, उसका मतलब आप किसी के लिए काम कर रहे हो। आप कह रहे हैं 50% एम्प्लॉयबिलिटी, दैट मीन्स दैट पर्सन इज एक्सपेक्टेड टू वर्क फॉर समबडी। व्हाई आरंट यू बिकमिंग अ जॉब क्रिएटर? आप 5 लोगों को काम पे रखो ना। और उसके लिए भी स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए स्किल इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसमें आप हर स्किल के लोगों को साथ में जोड़ सकते हैं। जैसे हमारा जो काम है, हर स्किल का बंदा जुड़ा हुआ है। मतलब माली भी बैठ के अपना काम करेगा, और एक प्रोफेसर भी है जो रिसर्च कर रहा है। तो नीचे से ऊपर आप हर स्पेक्ट्रम को टच कर रहे हो। तो बहुत ज़रूरी है एम्प्लॉयबिलिटी इंडेक्स बढ़ाने के लिए कि लोगों में एक पहली चीज़ तो रुकें अपने देश में, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 गैप एनालिसिस करें। स्टेप नंबर 3 उस काम को शुरू करने का रिस्क टेकिंग टेंडेंसी हो, और इस बात से बिल्कुल ना डरें कि काम छोटा शुरू हो रहा है या बड़ा शुरू हो रहा है, बट दे शुड स्टे बैक एंड ब्रिंग अबाउट दैट चेंज इन दी होल सिनेरियो ऑफ वर्किंग क्लास, एंड दे शुड जनरेट जॉब्स। टेक्नोलॉजी आई है, हमें कितना ज़्यादा, हम अभी इस समय केवल सर्विस दे रहे हैं, पूरी दुनिया को दे रहे हैं। हमें इस बात में खुश नहीं होना चाहिए कि हमारे CEOs बैठे हुए हैं, बड़ी बड़ी गूगल, माइक्रोसॉफ्ट। Why are we happy about it? I'm not happy about it. Had they been here in our country, तो चीज़ें बदली होती। तो हमें यहाँ पर लोग चाहिए बदलाव लाने के लिए। डॉक्टर ASR साई जो हमारे गाइड थे, मेंटर भी रहे, उन्हीं से मोटिवेट हुए। उन्होंने ही हमें बताया करा कि अगर आप जॉब क्रिएट कर सकोगे तो इससे बड़ी सर्विस समाज के लिए कुछ नहीं हो सकती। और मुझे लगता है कि उन्हीं का आशीर्वाद है कि हम लोग जो है इस पथ पर अग्रसर हुए। सो बहुत अच्छा लगा आप लोग पॉडकास्ट में आए, बहुत वैल्यूएबल इंसाइट्स आपने शेयर किए, जो भी आपने अपनी जर्नी में सीखा इतने सालों में, 25 साल के बड़े करियर में, और IIT का भी एक्सपीरियंस। सो आई थिंक स्टूडेंट्स को और पेरेंट्स को दोनों को बहुत ही वैल्यूएबल इंसाइट्स मिले होंगे इससे। थैंक यू सो मच फॉर एनरिचिंग आवर ऑडियंस विद दिस।